आप उसके लिए एक फॉर्मेट है जिसमें आपको हमें अपनी रिपोर्ट शेयर करनी है एंड साथ ही में एक आपने स्मॉल ऑडियो भेजना है, छोटा सा ब्रीफ ऑडियो आप भेजेंगे जिसमें आप बताएंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, कब से आपका इशू स्टार्ट हुए, और ब्रीफ में चाहिए जिससे कि उसको सुनने के बाद हम आपको अकॉर्डिंगली अपने बेस्ट डॉक्टर के साथ अलाइन करवा सकें। एंड प्लीज मेक श्योर जो भी रिपोर्ट्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वो रीसेंट रिपोर्ट्स हो। अगर उसके बाद हमें कोई और रिपोर्ट्स चाहिए होंगी तो जब आपका वीडियो कंसल्टेशन होता है हमारे डॉक्टर के साथ, तो जो भी आगे प्रोसीडिंग्स रहेंगी वो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जब हम इंटरेक्टिव सेशन करते हैं या कुछ पेशेंट की क्वेश्चंस लेते हैं तो हमारे पास मल्टीपल लोग जुड़े होते हैं, सो डेफिनेटली इट इज नॉट पॉसिबल कि हम हर एक का क्वेश्चन पिकअप कर सके। बट हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम ले उसके थ्रू जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास चाहे चैट में आ रहे हैं या जिस भी तरीके से आ रहे हैं उन सबके आंसर्स हम जो है उस क्वेश्चन के थ्रू कर सके। एंड जो भी इंटरेक्शन रहेगा वो सभी को सुनाई देता है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहता है या फिर वो अपना नाम नहीं बताना चाहते, तो आपके लिए चैट बॉक्स ऑलरेडी अवेलेबल है नीचे, जब आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे जो भी आप यूज कर रहे हैं, चाहे आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं या फोन यूज कर रहे हैं, तो उस चैट में अपना नंबर, अपना नाम, आप कहाँ से हैं और आपकी क्या बीमारी है वो सारा मेंशन कर सकते हैं। सो आई एम श्योर कि अभी तक आपको जो भी ये की इंस्ट्रक्शंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो एक बार अभी हम अपने वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले एक जो क्या बोलते हैं उसको, कि एक हमारा जो पॉजिटिव ऑरा है वो हमें मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी हर्डल को जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विश्वास रखना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि माइंड का पॉजिटिव होना। अगर ये दोनों चीजें साथ में सिंक इन करती हैं और दोनों चीजें साथ में चलती हैं तो हम किसी भी हर्डल को बहुत आराम से जीत सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ दो स्पेसिफिक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज जब हम वेबिनार को आगे लेकर जाएंगे तो उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम किसी चीज पे विश्वास रखते हैं और अगर हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक हैप्पी मन के साथ किसी चीज के तरफ जा रहे हैं या किसी बीमारी से लड़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे माइंड का भी उतना स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ये दो चीजें किस तरीके से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं दो वीडियोस के थ्रू दिखाती हूँ। सो पहली वीडियो है हमारे पास पावर ऑफ माइंडसेट, यानी कि हमारा जो माइंडसेट है, जिस भी तरीके से हम एक सिचुएशन को लेते हैं वो कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारी हेल्थ को भी, हमारी बॉडी को भी, इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली। तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से सुने। कैंसर को देखने का भी एक स्पिरिचुअल नजरिया होता है बहुत लोगों का। बिल्कुल देखते हैं, साइंस के ऊपर एक यूनिवर्सल पावर है और ये पावर अपनी आप के अंदर है जो आप जागरूक कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरी पेशेंट थी, उसको बोला था कि लीवर में पूरा फैला हुआ कैंसर है, तेरे को 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं है। वो बोली मेरी बेटी जो है वो 12th स्टैंडर्ड है और वो जब तक उसका करियर नहीं बनता तब तक मैं मरूंगी नहीं। वो टाटा कैंसर में गई, दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर में गई, 10 बार वहां से बायोप्सी किया गया। हर डॉक्टर ने उसको बोला तू 6 महीने जा रही है। आज 20 साल हो गए, वो जी रही है। जिन्होंने उनको बोला कि तुम इतने 6 महीने बने, वो डॉक्टर भी मर गए, लेकिन ये सब उससे पॉजिटिविटी था। जिसका एटीट्यूड ये है वो ज्यादा साल जीती है। सो कैंसर हो गया तो रोना धोना ठीक है, पहले दिन आप इमोशन है, अब तो उसके बाद में सोचने का जो है ना, नहीं। और ये जो मैंने सीखा ना, वो मेरे एक पेशेंट जो एकदम अशिक्षित था उसने मेरे को सिखाया। तो बहुत बार ऐसा रहता है कि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम भी पेशेंट से बहुत सी चीजें सीखते हैं और उनके डिटर्मिनेशन के साथ, उनके मोटिवेशन के साथ बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। सिमिलरली स्टोरी एक डॉक्टर है जिन्होंने बताई है कि अगर किसी पेशेंट का कोई गोल, कोई मोटिव सेट हो जाता है तो नो मैटर व्हाट, अगर आपको कई बार कोई टाइम फ्रेम दे भी देता है, आई एम श्योर बहुत से लोगों ने सुना होगा अपने लिए किसी और के लिए कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दे दिया जाता है, बट दैट टाइम फ्रेम डज नॉट मीन कि आपके पास उतना ही समय है। आपकी विल पावर, आपके एफर्ट्स, आपकी जो एक माइंडसेट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कई बार वो टाइम फ्रेम भी आप क्रॉस कर जाते हैं। सिमिलरली इस वीडियो में था। तो अगर हमारा गोल सेट है और अगर हमने सोच लिया कि हमें ठीक होना है, क्योंकि देखिए किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विल पावर। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, ट्रस्ट मी, आप किसी भी हर्डल को पार कर सकते हैं। एंड वैसी ही जर्नीज जब हम आपके साथ आज शेयर करेंगे तो एक चीज सब में आपको कॉमन दिखेगी, दैट इज अ स्ट्रांग विल पावर। हर पेशेंट ने एक स्ट्रांग विल पावर के साथ हमारे पास वो आए एंड इन्होंने यही बोला कि मुझे ठीक होना है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे ठीक होना है। सो आई वांट जितने लोग हमारे साथ हैं आप भी यही अपने लिए ऑप्शन रखें, देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर यू। आपको ठीक होना है, आपको अपने बेस्ट एफर्ट्स देने हैं। अब एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें कि एक कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, दैट इज द प्लेसिबो कॉन्सेप्ट एंड द नोसिबो कॉन्सेप्ट।
प्लेसिबो का मतलब होता है कि अगर हमारे विश्वास किसी भी चीज के ऊपर है या हम बहुत ज्यादा किसी चीज पे बिलीफ रखते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे ऊपर डेफिनेटली आता है। सिमिलरली अगर किसी भी चीज को लेकर हम एक नेगेटिव धारणा बनाकर रखते हैं तो चाहे वो चीज सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी या उनके लिए बेनिफिशियल होगी, बट हमारे ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है और हमारा ब्रेन उस तरीके से हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। तो ये किस तरीके से हमारी हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है, उसके लिए इस वीडियो को देखते हैं। नहीं, नेक्स्ट इससे ऊपर। क्या ये संभव है कि अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर पानी का इंजेक्शन लगाया और उसकी बीमारी ठीक हो जाए? बात है 1957 की। एक व्यक्ति थे मिस्टर राइट, जिनको फोर्थ स्टेज लिम्फोसार्कोमा नाम का कैंसर था और संतरे जितने बड़े बड़े 4-5 लंप उनके शरीर पे निकले हुए थे। तो जब देखकर कैसा लगेगा? एक दिन मिस्टर राइट न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि साइंटिस्ट ने घोड़े के सीरम से क्रीबियोजिन नाम की वैक्सीन बनाई है जो फर्स्ट स्टेज कैंसर पेशेंट्स के लिए कारगर है। अब ये पढ़कर मिस्टर राइट के दिमाग में एक अनरियलिस्टिक और एक जबरदस्त सा बिलीफ क्रिएट हुआ कि अगर ये मैं लगवा लेता हूँ ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हालांकि डॉक्टर्स ने मना भी किया, लेकिन उनकी जिद थी कि मुझे इंजेक्शन लगवाना है। जैसे ही इंजेक्शन लगा, यू विल बी शॉक्ड कि कुछ ही दिन के अंदर उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर्स ने उनका टेस्ट किया एंड दे वर शॉक्ड कि उनको कोई कैंसर नहीं था। 2 महीने तक मिस्टर राइट बढ़िया थे, लेकिन एक दिन उन्होंने पेपर में फिर रिपोर्ट पढ़ी कि क्रीबियोजिन वैक्सीन इतनी कारगर नहीं है। वो पढ़ते ही उनका बिलीफ चेंज हो गया, या समझ लो टूट गया। और हुआ क्या? फोर्थ स्टेज कैंसर फिर से डेवलप हो गया। तो इस बार डॉक्टर्स को ये पता था कि ये व्यक्ति इंजेक्शन से ठीक नहीं हुआ, ये अपने बिलीफ से, प्लेसिबो इफेक्ट जिसे बोलते हैं, उससे ठीक हुआ है। तो डॉक्टर्स ने एक झूठ बोला मिस्टर राइट को कि हमारे पास में क्रीबियोजोन की एक एडवांस डोज पड़ी हुई है, हम उसे आपको लगा देते। यू विल बी शॉक्ड। डॉक्टर ने पता क्या डाला था उस इंजेक्शन में? पानी डाला। और अब मानोगे नहीं कि मिस्टर राइट का जो कैंसर था वो ठीक हो गया। जी हाँ, वो संतरे जितने बड़े ट्यूमर सब ठीक हो गए और पूरा सिनेरियो, पूरी रिपोर्ट पेपर में छपा था उस समय। और इसीलिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डॉक्टर एनी हैरिंगटन ये बात बोलती है कि विश्वास ऐसी चीज है, मतलब प्लेसिबो की बात कर रही है, कि अगर आप खुद को झूठ भी बोलते हो लेकिन विश्वास है उस पर आपको कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो सच में ठीक हो जाओ। क्या आपको विश्वास है खुद पर? आप अपने हर फैमिली मेंबर को ये स्टोरी जरूर शेयर करें, ये आपकी तरफ से गिफ्ट हो सकता है उनको। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सुना आपने कि अपने ऊपर भी विश्वास करना उतना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, उसे हीलिंग पता है कैसे करनी है, बट उस हीलिंग की तरफ जाने के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है जो कि हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपकी बॉडी करेक्ट डाइट, करेक्ट लाइफस्टाइल के साथ अपने आप को एक हीलिंग फेज में लेकर जाती है। अब अगर हम कैंसर की बात करते हैं तो एक बेसिक अगर समझाना होगी कैंसर क्या है, तो हमारी बॉडी जो है सेल से बनी हुई है। सेल से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद बनते हैं हम एज एन ऑर्गेनिज्म। अब यही सेल्स जब मल्टीप्लाई करना लगते हैं रैपिडली और अनकंट्रोल्ड वे में, तो उसको कैंसर कहा जाता है। एंड जिस जिस ऑर्गन में जाके वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उस ऑर्गन को जो भी उसमें आउटग्रोथ्स बननी स्टार्ट होती हैं, उस जगह को उस एरिया के साथ हम उस कैंसर को एसोसिएट कर देते हैं, एंड दैट इज द डेफिनेशन फॉर कैंसर। अब क्या ये कैंसर या क्या ये आउटग्रोथ हमारी बॉडी में किसी तरीके का नुकसान दे रहे हैं, या हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म भी इसमें इन्वॉल्व है? तो एक बार उसके लिए एक वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो। Cancer is not a disease; it's a survival mechanism. So what a tumor does is it houses all the toxins in that specific location, aka a tumor, due to all the toxicity through our diet, lifestyle, stress, etc. And it needs a place to house those toxins. So they house it in what's called a tumor to protect you. Cancer is actually trying to save your life. Really? It's creating a tumor, a place for all those toxins to be, so that they don't spread to other parts of the body. Okay? So cancer is actually trying to save you. It's a survival mechanism. So when you go to a doctor, the first thing they do is say, okay, well, let's take a biopsy. Well, what is a biopsy? It's where they prick the tumor and they see if it was cancerous or not. Well, first of all, whether the tumor is cancerous or not, your passive treatment is still the same. So you don't actually need the biopsy. In fact, most people don't actually die from cancer. They die from the treatment of cancer. Really? Yes. And so when they take that biopsy, remember that we're dealing with healthcare, so there's no money to be made off healthy humans. Right. And so when they prick the tumor, they're opening it up and allowing the cancer cells and all the harmful toxins to now spread throughout the body.
So now you go from having a tumor on your breast or whatever it is, and which by the way is trying to help save you. And the interesting thing is that now they do the biopsy, they come back, you know, a little bit later, and they say, okay, well now the cancer is spreading all throughout your body. तो आपने सुना, इसमें इन्होंने दो तीन चीजें बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन की हैं। सबसे पहले कि मनी कैन नेवर बी मेड ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स, यानी कि अगर कोई ऑलरेडी हेल्दी है तो उससे ये जितने भी लोग हैं, ऑल द फार्मा कंपनीज एंड एवरीथिंग, वो उससे मनी ड्राइव नहीं कर सकते। दैट इज वाई कुछ बहुत ही इन्वेजिव डायग्नोस्टिक आपको टेक्निक्स बताई जाती हैं और वही चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाती हैं एंड आपकी कंडीशन को बहुत डिटोरेट कर देती है। ऐसे बहुत से केसेस हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे आज, जिसमें कि आप देखेंगे कि सिर्फ डायग्नोसिस के लिए ही पेशेंट गया है और उसके बाद पेशेंट इतना क्रिटिकल हो गया, ट्रीटमेंट तो उसने स्टार्ट किया ही नहीं, बट उससे पहले ही पेशेंट इतना ज्यादा क्रिटिकल हो गया कि पेशेंट बिल्कुल मरने की एक कगार पे था। सो दैट इज वाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप ये जाने कि आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इज इट एक्चुअली राइट फॉर यू और नॉट। आप सबके लिए हमने एक कंपाइलेशन की है, जो कि हमारी एक स्पेसिफिक पीडीएफ है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि कैंसर के ऊपर है। नाउ ये जो हमारे पास पूरा पीडीएफ के फॉर्म में आपको हम शेयर करेंगे, दिस इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन जो हमारे साथ जुड़ा है। अब इसमें है क्या, इस बुकलेट के अंदर कैंसर के बारे में सारा इंफॉर्मेशन है। अब क्योंकि आप बहुत से लोग ऐसे हैं जो कीमोथेरेपी ले रहे होंगे, रेडिएशन ले रहे होंगे या कुछ मेडिकेशंस ले रहे होंगे, तो किस तरीके से वो आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करता है वो सब इसमें मेंशन है। सबसे पहले इसमें सेकंड पेज पे मेंशन किया है कि बायोप्सी करने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो सप्रेस हो जाती है एंड कैंसर के मेटास्टेसिस को बढ़ावा देती है। मेटास्टेसिस का मतलब है कि अगर आपका कैंसर किसी एक जगह पर है और वो उसके बाद उस पार्ट से बाकी बॉडी में स्प्रेड करना शुरू करे, तो उसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। देखिए ऑलरेडी ये आपका सेकंड है, अगर आप इसे अप्रिशिएट कर सकते हैं कैमरा पे, ऑल्दो ये पीडीएफ हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ये सेकंड पॉइंट आपके ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट, जितनी भी फीमेल्स हैं जिनको कोई भी लंप रहता है या जो बोला जाता है जिनको कि रूटीन में आप मेमोग्राफी करवाइए, उसके लिए ऑलरेडी इसमें लिखा है कि मेमोग्राफी रूटीन करवाने से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है एंड मेटास्टेसिस का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब ये बुकलेट आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसमें हमने बहुत से रिसर्च पेपर्स आपके लिए लगाए हैं। तो जो भी मैं बोल रही हूँ, दिस इज नॉट मी, दिस इज ऑल दीज रिसर्चर्स जो बात कर रहे हैं। सभी के लिए हमने यहाँ पे आपके लिए कुछ स्कैनर्स लगा दिए हैं, तो आप इन स्कैनर्स को जब स्कैन करेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर रिसर्च पेपर आ जाएगा, जिसको आप प्रॉपरली पढ़ के देख सकते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं और जिस भी फॉर्म में ले रहे हैं, किस तरीके से वो आपकी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है। आई एम प्रीटी श्योर कि जितने भी पेशेंट्स हमारे साथ हैं, बहुत से ऐसे पर्टिकुलर सिम्टम्स होंगे जो आप डेली बेसिस में फील करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, बट आपको उनका मतलब नहीं पता कि उनका क्या मतलब है, किस तरीके से वो हमारी बॉडी पर आ रहे हैं एंड फॉर व्हाट रीजन। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है कि रेडिएशन सिर्फ कैंसर सेल्स को नहीं बट हमारे हेल्दी सेल्स को भी डैमेज करती है, और साथ ही में हमने एक आपके लिए स्कैनर साथ में लगा दिया है। कीमोथेरेपी कैंसर सर्वाइवर्स के हायर रिस्क रहते हैं कि वो आगे चलकर भी उनको दोबारा से कैंसर आ सकता है। रेडिएशन की वजह से आपको मायोकार्डियल फाइब्रोसिस का खतरा रहता है। अब जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो किस तरीके से साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी में दे रहा है, तो ये प्रॉपर बुकलेट है जो कि हमने आप सबके लिए बनाई है। रेडिएशन की क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या क्या तरीके से आपकी बॉडी उसके लिए इम्पैक्ट होती है, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इन सब में जो है हमने रिसर्च पेपर्स आपके लिए लगाए हैं। तो अगर आप में से जो लोग इसे पढ़ना चाहते हैं, आप प्लीज चैट बॉक्स में कैंसर पीडीएफ एक बार मेंशन करेंगे, तो वेबिनार के बाद हम ये पूरी पीडीएफ आपको एक बार शेयर कर देंगे, जिससे आराम से बैठ के आप पढ़ें और समझें कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है और जो भी सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं क्या वो नोटवर्दी है भी, आप उनको ऐसे इग्नोर कर रहे हैं। अब क्योंकि आज का वेबिनार कैंसर पे है, बट उसके साथ साथ ऐसे बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं कि पेशेंट कैंसर के साथ साथ मल्टीपल और बीमारियों के साथ हमारे पास आता है। अब जैसे बहुत से पेशेंट्स कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के साथ आते हैं, तो ये बुकलेट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के ऊपर है, जिसमें कि ये मेंशन है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है क्या। तो एक बेसिक लेमैन पर्सन जिसको नहीं पता अपनी बीमारी के बारे में, वो इसको पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से समझ सकता है। सिमिलरली क्या क्या साइड इफेक्ट्स रहते हैं मेडिकेशंस के जो आपको दी जाती हैं, वो सारे स्कैनर्स हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि थायराइड, वेरी वेरी कॉमन आज के टाइम पे, एंड फीमेल्स में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। आफ्टर प्रेगनेंसी फीमेल्स में बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, एंड आज के टाइम पे यंग फीमेल एडल्ट्स में भी ये बहुत कॉमन है। तो थायराइड में आप जो जो मेडिकेशंस लेते हैं एंड जो भी मेडिसिन जिसमें मेंशन्ड है, वो अक्रॉस 23 कंट्रीज में जो भी सॉल्ट इस्तेमाल होते हैं वो सभी यहाँ पे हमने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। साथ में इसमें भी ऑलरेडी स्कैनर्स है कि किस तरीके से वो मेडिकेशंस आपको इम्पैक्ट कर रही है।
तो जो मैं दिखा रही हूँ, आपको जिस बीमारी के बारे में जानना है, इवेंचुअली आप उसका नाम लिख के आगे पीडीएफ मेंशन करते रहना। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, डायबिटीज। हमारे भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि मैक्सिमम लोग जो भी डायबिटीज से पीड़ित है वो हमारे खुद के देश में ही है। तो डायबिटीज में किस तरीके से आप टाइप 1 टाइप 2 में इंसुलिन ले रहे हैं, कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं, उससे रिलेटेड सारे स्कैनर्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। देन कम्स योर लिवर। लिवर हमारी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, क्योंकि एक तो ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, दूसरा हमारी बॉडी में अगर मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होता, क्योंकि अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो सभी रोगों का कारण हम मानते हैं मंद अग्नि को, यानी कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं है, अगर आपकी अग्नि मंद है, अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो एक नहीं मल्टीपल बीमारियों को आगे बॉर्न करने में हेल्प करता है। तो लिवर से रिलेटेड आपको चाहे लिवर में फैटी लिवर है, लिवर फिब्रोसिस है या फिर लिवर सिरोसिस है, उन सबसे रिलेटेड यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन है। ऑलरेडी स्कैनर्स हैं जो मैंने आपको बता दिया है, जो मेडिकेशंस आप ले रहे हैं उससे रिलेटेड, और अगर आप लिवर ट्रांसप्लांट करवाते हैं या करवाने का सोच रहे हैं तो उसमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। देन कम्स योर किडनी स्टोन। किडनी स्टोन को बहुत कॉमन माना जाता है, बट लोग ये नहीं समझते कि किडनी स्टोन्स आपकी किडनीज की हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, लॉन्ग रन में किडनीज में बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। देन हमारे पास किडनी डिजीज, इसके अंदर एक पूरा स्पेक्ट्रम है जिसमें मल्टीपल डिजीजेस हमारे पास होंगी। तो आप बस पीडीएफ लिखते रहिए, मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ। हाइपरटेंशन, अगेन अ वेरी वेरी कॉमन डिजीज। देन आज के टाइम पे एक और बीमारी एपिडेमिक बनती जा रही है, दैट इज इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड काफी कंसर्न्स यहाँ पर है जो आपको मिल जाएंगे। फीवर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए लोग ओवर द काउंटर्स मेडिकेशंस ले रहे हैं, एंड कुछ लोग इतनी ज्यादा मेडिकेशंस लेते हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स उनके बाकी ऑर्गन्स पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। देन हमारे पास स्किन डिसऑर्डर्स में सोरियासिस है, वी हैव कॉन्स्टिपेशन, एज्मा की बीमारी है, हाइपर एसिडिटी। तो ये सारे हमारे पास बुकलेट्स हैं, आप देख रहे हैं कितनी सारी बुकलेट्स मेरे पास ऑलरेडी है। तो जो भी आपकी बीमारी है हमारे पास सभी से रिलेटेड बुकलेट है, तो उसके नाम लिखकर आप एक बार आगे पीडीएफ मेंशन करेंगे, सो दैट वो सारी डिटेल्स आप अपने पास लें। एंड पढ़ने के साथ साथ आई ऑल्सो वांट कि आप अवेयर हों कि किस तरीके से आपकी बॉडी अलग अलग बीमारियों में रिस्पॉन्ड करती है, और अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी के बारे में जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, अभी आगे बढ़ते हैं। एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी गणेश जी की। एक ऐसे पेशेंट हमारे पास जो कि हम सभी के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग केस था, एंड इवेंचुअली वो केस हमारे लिए ऐसे अनफोल्ड हुआ कि आज के टाइम पे वो हम सभी को मोटिवेट कर रहे हैं, हमारे साथ साथ मल्टीपल हॉस्पिटल्स में जाके हमारे पेशेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं। तो एक ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं जिनके 53 गांठें थी पूरी बॉडी के ऊपर। अब कैसे इनकी जर्नी अनफोल्ड हुई और किस तरीके से आयुर्वेद के साथ हमारे हॉस्पिटल में आके इन्हें क्या क्या इंप्रूवमेंट मिला, वो एक बार देखते हैं। और इधर गाल गिरे, पूरा चेहरा सूजा हुआ है, बाजू के नीचे गांठ है, और इधर भी गांठ है, और ये भी गांठ है, पेट में भी गांठ है, और पेट में भी गांठ है। और आपको क्या बता दिया डॉक्टरों ने? कैंसर। आज कितने दिन हुए अभी आए हुए आपको? 4 दिन हुए हैं। बताओ जरा 4 दिन में क्या क्या फर्क पड़ा? मेरे नाक में जो ब्लड आता था वो रुक गया, नाकों में जो ब्लड चालू हो गया था वो रुक गया। उसके अलावा ये गांठ कम हो गई। दूसरी बात, अब तक करने आते मैं आराम से घूम लेता फिर लेता हूँ। मतलब 4 दिन में क्यों? यानी कि 4 दिन में ही आयुर्वेद ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। अब मैं तो ये कहना चाहूंगा, आयुर्वेद में जाओ, आयुर्वेद में आपका सबसे बेस्ट इलाज होगा, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल फिट हो जाएगा। शुरू से यहाँ आई थी, पहले यहाँ, फिर यहाँ आने के बाद फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर पेट में हो गई, फिर यहाँ हो गई, फिर डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर के पास गया, तब उसने बोला कि आपको ब्लड कैंसर। अब ये ब्लड कैंसर को हराएंगे आपके सामने जी। आज 13 मार्च 2025 है। ये बच्चा भी आया हुआ, कहाँ से है बेटा तू? उड़ीसा। तेरा नाम क्या है? सुभाशीष। और उम्र कितनी है तेरी? 14 साल। और यहाँ कितने दिन से है? 2 दिन। अब तुमने भी यहाँ 30 दिन रहना है, भैया ने भी 30 दिन रहना है। अब तुम दोनों ब्लड कैंसर के मिलके ना सारे कैंसर के पेशेंट के लिए मिसाल बनाओ। बिल्कुल कि हम ठीक हुए हैं, आप भी ठीक हो। तेरे को भी 6 दिन में, 7 दिन में फर्क पड़ा है, यहाँ पे 8 दिन में, इनको भी 4 दिन में फर्क पड़ना शुरू हो गया। ये है पॉजिटिविटी आयुर्वेद की, कि आप कहते हो एलोपैथी फास्ट है, अब आपके सामने आयुर्वेद फास्ट है। ये 4 दिन में इनकी गांठें छोटी भी होनी शुरू हो गई जी। और किया क्या हमने यहाँ पे 4 दिन में? सिर्फ सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद किया, कुछ काढ़े शुरू करे, बस कुछ जड़ी बूटियां शुरू करी, और पंचकर्म शुरू की। तो ये देखो कितनी बड़ी पावर है, इससे काफी रिलीफ मिल गई मेरे को। और मैं
पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मैं तो सब मिलने वाले को ये कहूंगा, एलोपैथी को छोड़ो, आयुर्वेद में जाओ। अब ये आपको एक आप जैसा एक और है, ये भी ब्लड कैंसर का पेशेंट है। अब आप दोनों मिलकर 30 दिन बाद दोबारा रिकॉर्डिंग करना और ठीक होना। धन्यवाद। तो ये एक स्टार्टिंग की वीडियो है। इसके बाद हम सीरीज ऑफ वीडियोस चलाएंगे जिसमें कि अब ये हील कर चुके हैं। ऑलरेडी ये मार्च की वीडियो है जब भी आए थे हमारे पास, और इनके 53 गांठें थी बॉडी के ऊपर। आप खुद ही देख रहे हैं इस वीडियो में। अब आगे की वीडियोस प्लीज चलाना जिसमें आप देखेंगे कि कैसे इनकी रिकवरी हुई है। एक वो चैट वाले को प्लीज मिनिमाइज कर दो। जी। मैं गणेश नारायण शर्मा, जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे 1.5 साल से ब्लड कैंसर था। मैंने बॉम्बे तक टाटा में भी मैंने दिखा दिया, तो मेरे डॉक्टर ने ये कहा कोई 4 स्टेज है, लास्ट स्टेज है, केवल 10-15 कीमो लगेंगे, इसके बाद एंड है। मतलब 6 महीने या 7 महीने के मेहमान हो। फिर वहां से फिर मैं वापस आकर के और हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी दिनाजपुर डाइट केयर लिमिटेड में गया। वहां मैं 1 महीना एडमिट रहा था। 10 मार्च को एडमिट रहा था और 9 अप्रैल को मैं वहां से डिस्चार्ज हुआ था। तो मेरे 4 स्टेज जो ब्लड कैंसर था उसमें उसके पूरे शरीर में गांठें थी। यहाँ भी गांठें थी, मेरे पूरा गला सूजा हुआ था। यहाँ गांठें लटकी हुई थी, यहाँ लटकी हुई थी, बाजू में लटकी हुई थी, लीवर में थी। टोटल 52 गांठ थी, 52 गांठ। 1 महीना इलाज लेने के बाद, 1 महीना वहां इलाज लिया, फिर जो हिम्स हॉस्पिटल वालों ने मेरे को बताया ना, वो मैं घर पे आकर के 45 दिन यहाँ किया, तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया। डेढ़ मात्र भी मेरे कुछ भी नहीं, ये सारी घाटी खत्म हो गई, पूरी घाटी खत्म हो गई, सारी नॉर्मल आ गई। अभी गत दिनों में हिम्स हॉस्पिटल वाले के डॉक्टर से मैं मिला, तो उन्होंने ये कहा, बोले आप कैंसर को तो भूल जाओ और कोई बीमारी भी आपकी नहीं होगी, 15 साल 20 साल में तो मैं परफेक्ट हो गया। तो मेरा तो निवेदन ये है कि जो भी जिसके भी कोई बीमारी हो ना, तो सीधा हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी में जाए और वहाँ इलाज करवाए, परफेक्ट इलाज हो जाएगा। मैंने मेरे आने के बाद 11% वहाँ पे थे कैंसर की, उसमें से 7 बढ़िया परफेक्ट हो करके आ गए। केवल 4 नहीं हुए, तो 4 का भी ये कारण था, वो इलाज नहीं ले पाए वहाँ परफेक्ट। नहीं, वो इलाज ले लेते तो वो भी सही हो जाते। तो मेरा तो निवेदन ये है कि डेराबस्सी नेक्स्ट वीडियो लगा। हॉस्पिटल में जाओ, दिनाजपुर डाइट केयर सेंटर में, और अपना इलाज करवाए, परफेक्ट हो जाएगा। 52 गांठ 52 गांठ थी और व्हील चेयर पे गया था इनके हॉस्पिटल में, डेराबस्सी हॉस्पिटल में। याद है आपको क्या कहा था कि अमेरिका चले जाओ, हाँ कहीं चले जाओ, मेरा इलाज है इसका। हाँ, और इनके गाल देखो जरा। हाँ, ये लो साए गांठ चलो, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है टाटा बम्बई का। अभी बाजू में नीचे वाली गांठें भी गायब है, चेक करो। मारो वही कपड़े। 52 गांठें थी पूरे शरीर में, 52 गांठें। ब्लड कैंसर, डॉक्टर ने बोला था थोड़े दिन के मेहमान हो, कीमो करके भी आप नहीं बचोगे। तो ये आत्मा खड़ी है क्या उनकी? देखो सारा खेल खाने का है, ये तो साइड का है। सलमान खान की, ये देखो जी साए बाजू में गांठ। अरे दोबारा चला टीवी लाइक पर, ये देखो जरा गांठ का है वो जी। ये ब्लड कैंसर के पेशेंट है, लास्ट स्टेज। डॉक्टर ने बोला था थोड़े दिन के मेहमानों, 15 दिन 20 दिन जियोगे, अमेरिका जाओगे, वहां भी इलाज नहीं है। हमने नहीं किया, फिर बता रहा हूं, हमने नहीं किया, बॉडी ने खुद किया। इन्होंने सिर्फ कहना माना, इन्होंने परहेज किया, इन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई, और यही दिखानी है आप लोगों को, इच्छा शक्ति, परहेज और खाने पीने का ध्यान। दवाइयां कुछ नहीं करती, फिर सुन लो, दवाइयां इनका कीमो बोल दिया, रेडिएशन बोल दी, अमेरिका जाओगे तो भी इलाज नहीं है। दिन गिन लो, दिन बोलता डॉक्टर था, क्या बोल रहा है, दिन गिनो आप नहीं बचोगे। ऐसे बोलना चाहिए किसी डॉक्टर को। अभी दोबारा मैडम मैं बंद क्यों आधारित के लेना आज लोगों में आधारित के लेना है, इनके हॉस्पिटल में जाकर के मेरे आपको मिला के देखो आपका तो ये है ना। अभी 5-6 दिन पहले चंडीगढ़ में एक पेशेंट को लेकर गए थे। हाँ, लेकर के गया था ना मैं, और वहाँ डॉक्टर, इनके डॉक्टर से मैं पूछा, उनका नाम गिरीश है, एक बात देखो, उन्होंने जांचें सब देख करके ये कहा, बोले मेरा नाम गणेश है, गणेश जी आप कैंसर को तो भूल जाओ, 15 साल का एग्रीमेंट करके देते हो, और कोई बीमारी भी नहीं होगी, सिर्फ एक डाइट फॉलो करते रहो आप।
तो देखा आपने, ये केस दिखाने का पर्पस ही यही है क्योंकि एक बहुत ही टिपिकल केस है। ब्लड कैंसर्स में इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आते, बट गणेश जी की विल पावर, गणेश जी का मोटिवेशन और डेडिकेशन, आप सभी ने देखा कि किस तरीके से इतनी सारी गांठों के साथ वो आए। और अब वो इस टाइम पे हमारे और पेशेंट्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप जैसे पेशेंट्स किसी और पेशेंट की जर्नीज को देखते हैं तो वो चीज आप लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। दैट इज द रीजन कि इस वेबिनार में हम आपको ये सारी जर्नीज दिखाते हैं कि आप सब उसे रिलेट कर सकें और समझे कि रिजल्ट्स आयुर्वेद के साथ आते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस चैट में आ रहे थे जिसमें कि किसी ने लिखा था कि ये पीडीएफ्स कैसे मिलेंगी। आपको बताया कि आप जिस जिसको पीडीएफ चाहिए है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई है हमारे कैंसर और मल्टीपल डिसऑर्डर्स की, आप उसका नाम लिख के प्लीज आगे पीडीएफ लिख दीजिए। तो वेबिनार के बाद जो भी ये पीडीएफ फॉर्म्स हैं वो सभी आपके साथ शेयर हो जाएंगी, राइट। अब एक और केस हम देखते हैं निशा मनी जी का। निशा मनी जी भी एक, इनका भी केस ऐसा एक टिपिकल केस है जिसका नाम है एंजियोसार्कोमा। आप में से बहुत लोगों ने तो इसको सुना भी नहीं होगा। ये एक बहुत ही रेयर कैंसर है। ये कैंसर हमारे जो है एक रैश की तरह, ये एक छोटे से दाने की तरह बॉडी में दिखाई देता है। तो बहुत मुश्किल होता है इसको डायग्नोज करना स्टार्टिंग के टाइम पे, एंड यही एक रीजन है कि ये इतनी जल्दी बढ़ जाता है क्योंकि इसको कोई डायग्नोज ही नहीं कर पाता, ना ही समझ पाता है। उसी तरीके से निशा मनी जी हमारे पास आए थे और उनके चेहरे पे एक छोटी सी गांठ थी, जिसके बाद उनको बोला गया था कि आपको बायोप्सी करवानी है। जब उनकी बायोप्सी करवाई तो उसके बाद ही उनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई कि उनके पूरे चेहरे पे इतना बड़ा घाव बन गया जिसमें पस थे, जिसमें कीड़े थे, और उनको बोला गया था कि अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि हम की आपकी आंख, नाक और आपके जबड़े को हमें काटना पड़ेगा, एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करनी पड़ेगी। बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अभी उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था। ये सिर्फ डायग्नोस्टिक वाला फेज है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। एंड आप देखेंगे इसमें इनकी बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स कि जब ये हमारे पास आए, हमारे पास आने के बाद सिर्फ 12 डेज के अंदर ही सही तरीके से पंचकर्मा, डाइट, लाइफस्टाइल, हर्ब सब कुछ साथ में मैनेज करने के बाद उनकी कंडीशन बेटर हो गई। और जो भी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बताई जा रही थी, जिस पस में कीड़े थे, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया। तो आई वांट कि ये भी एक बहुत ही अच्छा केस है, तो आप सभी इसको ध्यान से देखें जी। 7 दिन पहले हिम्मत छोड़ रही थी, भागने की बातें कर रही थी, ये ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी। और अब सर वो दिखाओ फोटो, मतलब इनकी आंख को रिमूव करना था। हाँ, और इनके जख्म पे कीड़े पड़ गए थे, ये देखो जरा, ये कीड़े हैं, ये कीड़े इनके जख्म के कीड़े हैं, ये कीड़े गिर रहे थे इनकी आंखों से, ये यहाँ पे सब कीड़े पड़ गए, जिसको मैगेट्स बोलते हैं। ये देखो आपके सामने। और इनका हो क्या गया, बायोप्सी के बाद ये हालत हो गई। आज 1 मार्च 2025 है और इनकी ये फोटो बड़ी क्लोजअप दिखा रहे, इनकी आंख पूरी खुली हुई है और ये जख्म इनका लगभग लगभग 80-90% हील हो चुका है। और यही मैं आपको पुरानी फोटो दिखाऊंगा, वीडियो दिखाई है मैंने पूरी, आपको बता रहा हूँ। आज 1 मार्च 2025 को एक हमारा 72 घंटे वाले कैंप का सेकंड डे है और कल 2 तारीख को थर्ड डे है। इतने लोगों ने 10 दिन में, 12 दिन में इनकी जर्नी देखी है, इनके सफर को देखा। और कल तक इनके पट्टी कर रहे थे, आज से पट्टी, कल से आज पट्टी नहीं हुई है क्योंकि हमने इनका ये जख्म और आंख दिखानी थी। और यही आज से ठीक 15 दिन पहले अगर ये हॉस्पिटल से छुट्टी लेके नहीं आते या भागते नहीं आते तो इनकी आंख भी ना होती और ये पूरा जबड़ा भी नहीं होता। और ये हिंदी नहीं जानते, इनको ये उड़ीसा के हैं तो इनको उड़िया आती है। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल, 60 से अधिक। एक इसकी नेक्स्ट वीडियो भी लगा देना। इसके बाद जैसा आपने देखा कि किस तरीके से बिफोर आफ्टर में जो इतना बड़ा घाव था वो ऑटोमेटिकली सिर्फ 12 दिन के बाद ही इनका बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया। अब एक और वीडियो मैं आपके साथ दिखाना चाहती हूँ, जिसको ऑलरेडी यहाँ पे टाइटल है द साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी। ये एक पेशेंट हमारे पास आए, सिर्फ मल्टीपल पेशेंट्स हैं बट हम कुछ ऐसे टिपिकल केसेस आपको दिखाते हैं। तो ये पेशेंट ने सिर्फ रेडिएशन करवाई थी एंड रेडिएशन के बाद ही इनके कान के पीछे एक बहुत बड़ा घाव है, जो कि आप देखेंगे इस वीडियो में। तो किस तरीके से इस रेडिएशन की वजह से इनकी कंडीशन और ज्यादा डिटोरेट हो गई, एक बार देखते हैं। जीभ मिलाओ ना, जीभ मिल रही है, काट दी पूरी, पूरी दिखाओ। अच्छा, पूरी जीभ कटी हुई है। अब दिखाओ जख्म, जो बाद में आई है ना ये तो। हाँ, और कहाँ है, आप कौन है इनके? तो ये आगे जख्म, ये कब हुए हैं जख्म आपको? ये जख्म
स्टेज कर रहे थे ना उसी टाइम छोटी-छोटी जब रेडियोथेरेपी हुई थी। जब 5 निकले थे हाँ छोटी सी गांठें निकली थी हाँ, फिर उसी वक्त वो फूट गए तो जख्म बन गए और ये जो कान वाले जख्म है ये कब हुए? बाद में ही हुए दिखाई कीड़े तो नहीं है ना इसमें भी? नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा हिम्स हॉस्पिटल मेरठ से। ये हमारे साथ पेशेंट है राहुल जी, जिनकी उम्र है 36 साल। ये हमारे पास जब पहली बार आए थे तो 27/12 को आए थे। जिनको टंग कैंसर हुआ था, जिनका पहले ऑपरेट भी हो चुका है, मगर अभी जो कैंसर है वो बहुत ज्यादा एरिया में फैल चुका है। और ये हमारे पास भर्ती हुए थे, कौन सी तारीख को भर्ती हुए थे? 3 जनवरी को भर्ती हुए थे आप लोग। आचार्य जी आपसे मिले भी थे, आचार्य जी ने आपकी वीडियो भी निकाला था, उस टाइम पे घाव बहुत ज्यादा था इनको, है ना? अभी आपको कैसा लगता है? बहुत फायदा है, बहुत फायदा। क्या क्या इसमें से मवा जाना पड़ता है, दर्द भी बंद है, और पहले जो आँख है वो बंद हुई, जो निकल रही है, जो और काटने निकल रही, हाँ हाँ वो बंद है। अभी बंद को फिर पहले वो पहले बहुत ज्यादा सारे में क्या हाँ जी हाँ ठीक कर देंगे, ठीक है। आपके वाली सारे परहेज फॉलो करते हैं? हाँ जी हाँ जी ठीक है। अभी आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है, पहले से बेहतर है, इलाज है, हाँ लग रहा है कि मैं ठीक हो सकता हूँ कुछ? ठीक है, यहाँ के इलाज के दौरान आपको फायदे लगे और घाव पे भी हल्का पड़ रहा है, आराम से सो पाते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होती है, खाना पीना आराम से खा पाते हो? ठीक है, पहले चीफ का ऑपरेशन हो चुका है, पूरा चीफ निकाला गया है। एक बार इनका घाव एक बार दिखा दीजिए कि कैसा इनको अभी की तरफ कितना घाव है। इनका ये कान के पीछे बहुत ज्यादा घाव था, मगर अभी काफी बेहतर है, और गले के नीचे भी इनको घाव है, एक बार आप दिखा दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही फॉलो करेंगे, अच्छे से परहेज पानी करेंगे, और ये आगे और भी अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। तो देखा आपने इनका बिफोर एंड आफ्टर कि किस तरीके से रेडिएशन के बाद ही इनके इतना बड़ा घाव कान के पीछे बन गया था, जिसको हील होने में भी टाइम लगा, बट आयुर्वेद के साथ इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी बहुत से लोगों की और क्वेरीज आ रही है कैंसर के अलावा, हार्ट रिलेटेड, पीसीओडी, पीसीओएस, ओबेसिटी, किडनी, लिवर। सो आई वांट कि प्लीज आप लोग ये नंबर एक बार नोट कर लेंगे, क्योंकि ये कैंसर का वेबिनार है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस को ज्यादा लें। ऑल्दो हमारे मल्टीपल वेबिनार्स चलते रहते हैं, बट स्टिल आई वांट कि आप एक बार प्लीज इस नंबर को सेव कर लेंगे। द नंबर इज 7710371037। बहुत से नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ कि आप लोग अपनी जो भी रीसेंट रिपोर्ट्स हैं वो इस नंबर पे शेयर करेंगे। ये हमारी सपोर्ट टीम का नंबर है। साथ ही में एक छोटी सी ऑडियो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, जिसमें कि आप बताएंगे कि आपकी क्या समस्या है, ब्रीफ में बताएंगे, एंड हमारे पास जो भी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनके साथ हम आपका एक वीडियो कंसल्टेशन अलाइन करवाएंगे, सो दैट हम प्रॉपर तरीके से आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी हिस्ट्री है, वो ढंग से ले सके। मेरी वॉइस सबको सही से ऑडिबल है? कुछ कमेंट्स आ रहे हैं मुझे वॉइस से रिलेटेड, अगर है तो प्लीज एक बार यस लिख देंगे, सो दैट मैं आगे प्रोसीड करूं। मेरी वॉइस सबको सही से ऑडिबल है, क्लियर आ रही है? ओके, ऑलराइट, परफेक्ट, ठीक है जी। अभी हम एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं। अभी मैं जिन जिन का नाम लूंगी, आप प्लीज अपना माइक एक बार अनम्यूट करेंगे ना, जो भी आपकी क्वेरी और क्वेश्चन है वो आप बता सकते हैं। हाँ जी, ममता रानी जी, नेक्स्ट ले लेंगे। राजेश उपाध्याय जी, करुणा जी, हेलो हेलो, हाँ जी करुणा जी बोलिए। मैम, मेरी मदर को मैम अगस्त में एक मतलब गांठ डिटेक्ट हुई थी ब्रेन में। ठीक है, तो मैम उसका हमने जैसे बाय ऑपरेशन वगैरह करवा के हमने वो गांठ निकलवाई थी। ओके, और मैम उस गांठ को निकलवाने के बाद ना, जैसे मम्मी ना तो बोल पा रही हैं, और उनके जो राइट हैंड और राइट लेग की मूवमेंट है वो भी बिल्कुल बंद हो गई है। आपने ऑपरेट कब करवाया मैम? मैम हमने ऑपरेट करवाया था 17 अगस्त को। ओके, और मैम ठीक है, ऑपरेट करवाया, उसके 21 डेज के अंदर उनको फीवर आया था,
तो फीवर आया तो उनकी जो स्वेलिंग थी ना ब्रेन में वो बढ़ गई थी। तो डॉक्टर ने जी। बोला कि जो ब्रेन में जो गांठ, वो जब उन्होंने गांठ निकाली तो उसकी जगह एक वो मतलब बोन वगैरह रखते हैं, तो वो अगर वो उसपे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो इसीलिए वो निकालनी पड़ेगी। उन्होंने फिर दोबारा अगेन ऑपरेट करके वो निकाल ली ताकि स्वेलिंग कम होए। मैम बट स्टिल अभी तक मैम वो हुआ था 7 उसको सितंबर को। मैम स्टिल अभी तक इतना टाइम हो गया, अभी तक स्वेलिंग ब्रेन की बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। इनफैक्ट अब वो बढ़ती जा रही है स्वेलिंग। आप कहाँ से बात कर रहे हैं करुणा जी? मैम मैं सोनीपत। आप सोनीपत से बात करें। आप एक काम करेंगे मैम, एक बार ना हमें मैम को देखना भी होगा। एक बार आप अपनी डिटेल्स या तो जो मैंने आपको सपोर्ट नंबर बताया है उस पे, या फिर आप चैट बॉक्स में ना अपना जो पेशेंट है उनका नाम और नंबर एक बार डाल दीजिए। वेबिनार के बाद मैं आपको अपने डॉक्टर से कनेक्ट करवाती हूँ। एक बार हम प्रॉपर आपका केस लेते हैं, ठीक है? हमें एक बार देखना होगा और रिपोर्ट्स भी देखनी होंगी कि अभी पेशेंट की क्या कंडीशन है मैम एग्जैक्टली। हम थोड़े दिनों पहले मैम वहाँ पे आए थे मेरठ में। अच्छा ठीक है। वहाँ पे हमने एक बार दिखाया था, तो उन्होंने जैसे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी हैं जी जी जी। तो आप और लेना मैम वो, स्टार्ट करते हैं? हाँ मैम वो लेनी हमने स्टार्ट कर दी है, मम्मी को देनी स्टार्ट कर दी है। उसमें हम्म। मैम उनकी जो मतलब हमने जब बायोप्सी कराई थी तो उसमें तो कुछ नहीं आया, बट आईएचसी का टेस्ट करवाया था मम्मी का, तो उसमें जी। आया था कि 3rd ग्रेड का है ये, और बहुत ही रेयर टाइप का है। कोई बात नहीं, आप अभी के लिए उन मेडिसिन को लीजिए, राइट? जो जो चीजें आपके साथ शेयर की हैं वो सब आप फॉलो करो। स्टिल अगर आपको लगेगा इन बिटवीन कि आपको कोई क्वेरी है या कुछ बात करनी है, तो जो हमारा सपोर्ट नंबर है वो आपके साथ हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, वो आप सेव करके रख लो। कोई क्वेरी होगी तो उस पर आप डाल देना, अकॉर्डिंगली हम आपको अपने डॉक्टर के साथ कनेक्ट करवा देंगे, ठीक है? मैम बट एक फॉर द बार टाइम बिंग, जी जी, मैम एक बार मैम आचार्य जी से एक बार मिलना चाह रहे थे मैम, मम्मी को एक बार आप एक बार दिखाना चाह डिटेल रहा शेयर कर था। दीजिए मैम जब कैंप हमारा होगा। वैसे सर अभी 20, 21, 22 को मेरठ में अवेलेबल है। तो अगर ओके आप में मैम। से कोई जाना चाहता है तो आप जा सकते हैं। ऑल्दो सर एकदम से ओपीडी नहीं ले पाएंगे ना, सर ऐसे ओपीडी ले पाते हैं बिकॉज बहुत से पेशेंट्स रहते हैं, तो वो एक ओके सेमिनार मैम। के फॉर्म में ही रहता है। बट अभी के लिए आप अपनी डिटेल्स शेयर कर देना। आपको जो भी होगा हमारे सीनियर डॉक्टर एक बार कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। जी, ऑलराइट मैम मैम, थैंक नमस्कार। यू। हाँ मैम जी नमस्कार, मैं रजनीश उपाध्याय बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए सर। मैम मेरे ना फादर को 4th स्टेज कैंसर यहाँ टाटा मेमोरियल वाराणसी में बताया गया था। ओके, कहाँ तो का सर? मैम वाराणसी में टाटा मेमोरियल पेनक्रियाटिक कैंसर बताया था मैम। पैनक्रियाटिक कैंसर, ओके। जी। और मैम मैं फिर यहाँ पर वैसे तो टाटा मेमोरियल में बहुत लेके दौड़ता रहा, सिर्फ चेकअप्स होते रहे, लेकिन इवन सिंगल 1 रुपए की भी दवा इन्होंने 1.5 महीने में मुझे नहीं दी फादर के लिए। एंड फिर मैंने रुक किया आपके हिम्स मेरठ सेंटर पे मैं गया था। जी। वहां पर डॉक्टर मोनू पाठक जी से मुलाकात भी हुई एंड फादर को वहां पर ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज हमने वहां पे एडमिट भी किया था। सारी ठीक है। पंचकर्मा विधि के थ्रू सारा ट्रीटमेंट हुआ था। बट ठीक है सर। वहां से आने के बाद लगभग सडन 10 दिन बाद ही फादर को अचानक से हार्निया की प्रॉब्लम हुई, तो मुझे ऑपरेट कराना पड़ा था उसको। ठीक है। एंड ऑपरेशन के बाद सारी चीजें सही चल रही थी। अभी दीपावली के 4-6 दिन पहले से फादर को कुछ ज्यादा दिक्कतें समझ में आने लगी हैं। एक्चुअली उनको ना गैस बहुत ज्यादा बननी चालू हो गई थी उस समय भी, जब हम गए थे वहां पर उस समय भी ये दिक्कत थी। तो वो गैस की दिक्कत तो सही हो गई थी, बट अभी 10 दिन से ये दिक्कत फिर बहुत ज्यादा हो गई है फादर को। ठीक है। एंड उसकी वजह से वो एक सिंगल मतलब एक टुकड़ा रोटी भी खा पाने में बहुत अपने आप को मुश्किल समझते हैं कि मैं खा पाऊंगा। इवन जितनी भी दवाइयां हमें हिम्स मेरठ से मिली हुई हैं, वो कहते हैं कि सारी दवाइयां एक साथ दे दो, मैं इतनी दवाइयों को इतनी बार पानी के साथ नहीं ले पाऊंगा, पेट मेरा हम्म। बहुत ज्यादा परेशान है। तो मैम इस हम्म। सिचुएशन में अभी क्या करना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि हमने आपके वाराणसी सेंटर पे भी कांटेक्ट किया था, बट टू बी वेरी ट्रू मुझे वाराणसी सेंटर से बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाया। हमारे ऐसे जितने भी छोटे सेंटर्स है ना, देखिए हमारे ना ऑल ओवर इंडिया 7 मेन हॉस्पिटल्स है जहाँ पे हम कैंसर या क्रिटिकल केसेस को डील करते हैं। वहाँ पे वो जी। केसेस हमारे ऐसे नहीं जाते। दैट इज वाई वी मेक श्योर कि आप हमारे मेन सेंटर्स पे ही राउट करें। एंड ऑनेस्टली सर 7 से 8 दिन बहुत कम है। 7 से 8 दिन में तो बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट करती है, तो हम एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 20-25 डेज पेशेंट को रखते हैं। बट अभी नहीं के मैम लिए जो ये इनके गैस्ट्रिक कंसर्न्स आ रहे हैं और जो बाकी कंसर्न्स हैं, क्योंकि देखिए पैनक्रियास इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली उसकी वजह से हमारे एंजाइम्स में दिक्कत आती है, हमारे मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आती है, तो वो कंसर्न रहेगा। आप एक बार ना हम हमारे या तो सपोर्ट नंबर पे या चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दो। एक बार हम आपको जी। अपने डॉक्टर से कनेक्ट करवा देते हैं एंड आपके सिम्टोमेटिकली जो जो और कंसर्न्स हैं उससे रिलेटेड आपको बता देते हैं कि क्या क्या करना है। अच्छा। मेडिकेशंस के साथ साथ भी आपको कुछ और चीजें जो हम दे सकते हैं वो सारी चीजें आपको एक बार बता देते हैं।
जी, अच्छा मैम अभी ना जैसे फादर के दोनों पैरों में जैसे पंजा और ये सारी चीजें लेके सूजन बहुत ज्यादा चालू हो गई है, मतलब घुटने से नीचे की तरफ ना वो सूजन चालू हो गई है एक। इवन वो ये अपनी चप्पल सैंडल जूता वगैरह कुछ भी पहन पाने में असमर्थ है, जैसे कुछ पहन भी लेते हैं तो 10-15 मिनट बाद उन्हें उतारनी पड़ जाती है, वो निशान पड़ जाते हैं पैरों पे, वो समझ मतलब गई। इतना टाइट हो जाता है। और पेट भी मैम ना जैसे आज की डेट में उनका अप्रॉक्स वेट 47-48 किलो है, मार्च में ये चीज डायग्नोज हुई थी, मार्च में अराउंड 85 केजी थे, तो आज ऑलमोस्ट आधा आधी उनका शरीर हो चुका है, तो उसके बाद भी ना उनका जैसे पेट थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ आ रहा है हम्म। और पैरों में सूजन हो गई है, तो इसके लिए अभी क्योंकि हम सारी दवाइयाँ तो अभी हाँ, आप पैरों के लिए क्या करेंगे सर? देखिए ज़ारा, जो फ्लूइड ओवरलोड है ना वो नीचे की तरफ आ रहा है ग्रेविटी की वजह से। आप जब भी उनको लिटाते हैं या बिठाएंगे, कोशिश करेंगे कि पैर हमेशा ऊपर की तरफ रहे, नीचे आप कुछ पिल्लोज लगा दीजिए, ठीक है? सर्कुलेशन को हमें मेंटेन करना है, उस फ्लो को हमें बेटर करना है, तो उसका तो आप ध्यान रखें ही रखें। बाकी पेट के लिए हमें एक बार देखना होगा, तभी मैं बोल रही हूँ कि एक बार आप डिटेल शेयर कर दो, आपको एक बार हम अपने डॉक्टर से कनेक्ट करवा देते हैं। वी विल सी कि और क्या क्या कंसर्न्स है, क्योंकि इससे नहीं हमें बहुत से और पैरामीटर्स को देखना होता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर कंसल्टेशन कर लेते हैं। तो आप डिटेल शेयर करो एंड इवेंचुअली उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपके लिए बेस्ट रहता है वो हम आपको बता देंगे। अभी अभी वैसे मैम मैं प्लान कर रहा था फादर को फिर लेके जाने के लिए वहीं मेरठ वाले सेंटर पे, हो सकता है मैं 20-22 तारीख तक वहां पहुंच भी जाऊं, तो अगर आचार्य जी वहां पे रहेंगे तो पहले फिर। उससे पहले सर, उससे थोड़ा पहले आना अगर आप एडमिट कराएंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो बहुत से पेशेंट्स रहेंगे, तो कोशिश करेगा अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा पहले चले जाइए, सो दैट उस टाइम पे आप जो है वहां पे उनसे मिल सकते हैं। मैम ठीक है। लास्ट टाइम भी जब हम गए मैम लास्ट टाइम भी जब हम गए थे तो वहां पे हम अपनी मर्जी से नहीं आए थे, वहां डॉक्टर साहब ने हमें डिस्चार्ज कर दिया था। मैं तो वैसे पूरा मूड बना के गया था कि जितना भी टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि मुझे तो फादर को ठीक करना है, तो जितना भी टाइम ड्यूरेशन हमें डॉक्टर सजेस्ट करेंगे मैं वो पूरा वहां पे वो करूंगा, अवेल करूंगा। कोई बात नहीं, एक बार आप ना आप मेरे को डिटेल्स शेयर करवा दो, एक बार हम आपको कनेक्ट करा के अकॉर्डिंगली फिर आपका आना भी डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? ओके जिससे कि आप उस ओके हिसाब से उस टाइम पे अवेलेबल हो। ठीक है सर। ओके ओके मैम, ओके जी। ओके ओके, थैंक ओके, यू। थैंक यू। हाँ जी, एक और पेशेंट लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी पंचकर्मा वाली वीडियो दिखाएंगे। रोहित महाजन जी। हाँ जी। गुड आफ्टरनून, हाँ गुड मॉर्निंग मैम। जी, बताइए सर। मैं मेरे पापा को ना अभी 2 मंथ से ना उनको पीलिया नहीं जा रहा। तो पहले उनको 27 को मैंने टेस्ट कराया था तो पीलिया 6 पॉइंट आया। उसके बाद मैंने ठीक है। 5 डेज के बाद फिर से टेस्ट कराया तो 8 पॉइंट हो गया। फिर से थोड़े 2-4 दिन तक फिर से मैंने टेस्ट कराया तो 10 पॉइंट हो गया। अभी मैंने टेस्ट नहीं कराया। फिर मेरे को मैं ठीक है। पीजीआई में चला गया। पीजीआई में जाकर उन्होंने मेरे को उनकी अल्ट्रासाउंड की, अपना एंडोस्कोपी की। पहले एंडोस्कोपी पे कहते कि अल्सर आए हैं छोटे छोटे। फिर उसके जी। बाद कहते कि एफएनसी टेस्ट होगा आपका। तो उनका एफएनसी टेस्ट हुआ और 10-15 दिन के बाद रिपोर्ट आई तो उनको ना कैंसर आया है। ओके। तो और ठीक है। दो 2 मंथ से अभी कुछ खा नहीं रहे, वो बस लिक्विड ही जा रहा है क्योंकि उनको भूख लगती नहीं, वीकनेस ज्यादा हो गई है, वेट लॉस हो गया हुआ है और आंखों में हम्म। पूरा पीलापन है। पेट में और पानी भी भर रहा है क्या सर? पेट भारी नहीं, हो रहा है, पेट भरा है? पेट में गैस होती है उनके, मतलब कहते हैं मेरे को गैस है बस। गैस फूला मतलब टाइट टाइट लगता है पेट उनका। और आपके फादर उनके की एज कितनी है सर? मेरी फादर की एज है 55, 56, 55। और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पठानकोट से मैम। पठानकोट से बात कर रहे हैं, ठीक है। जी। आप सर इनको हमारे डेरा बस्सी वाले ब्रांच पे लेकर आ सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, हाँ हाँ, जहाँ पे बोलोगे मैं ले आऊंगा मैम। क्योंकि एक बार ना इनको हमें प्रॉपर देखना होगा, क्योंकि अगर जॉन्डिस लेवल ज्यादा बढ़ रहा है, आपके लिवर या गॉल ब्लैडर जहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट आई है उसे एक बार हमें चेक करना होगा, क्योंकि लिवर की इन्वॉल्वमेंट के बाद क्या होता है कि जॉन्डिस लेवल को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कोई बात नहीं, अभी के लिए आप एक बार जो अपनी डिटेल्स है वो शेयर कर दीजिए। डिटेल शेयर करने के बाद हम आपको कनेक्ट करवा के फिर डेरा बस्सी के लिए या फिर लोकल पंचकुला के लिए हम आपको गाइड कर देते हैं, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है। ऑल राइट सर, ओके जी, थैंक यू। अभी मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करने जा रही हूँ पंचकर्मा से रिलेटेड। अब जब भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आपने सुना होगा हमसे कि हम पंचकर्मा की बात कर रहे हैं। अब ये पंचकर्मा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और किस तरीके से ये हमारे लिए इम्पैक्टफुल है, पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. क्या death को defeat करना या age तक जाना? want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily.
तो ये कॉन्क्लेव पे हेल्थ से रिलेटेड बात हो रही थी और जिनको आपने सुना है ये है डॉक्टर नरेश त्रेहान जो कि मेदांता हॉस्पिटल के निर्देशक है। तो जब एंकर ने इनसे क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन ये था कि क्या डेथ को डिफीट करना और एक अच्छी लाइफ जीना पॉसिबल है, तो उसका आंसर है हाँ, एंड दैट इज योर पंचकर्मा। अब ये पंचकर्मा हम जितने भी डिजीज लोग हैं यानी कि जिन भी लोगों को अलग अलग तरीके से बीमारियां हैं उस पर तो काम करता ही करता है, बट इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द हेल्दी पीपल एज वेल। यानी कि जितने भी स्वस्थ लोग हैं अगर वो आगे बीमार नहीं होना चाहते उनके लिए भी पंचकर्मा काम करता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट कि ये दोनों तरीके से हमारी बॉडी को हेल्दी कर रहा है। हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड वेस्ट है, उस सबको ये बाहर निकालता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी के सेल्स दोबारा से अपने आप को रिप्लेनिश करते हैं और अपने आप को हेल्दी रखते हैं। हमारे आयुर्वेद में एक श्लोक है जो कि इसको बहुत ब्यूटीफुली बताता है। द श्लोक इज दोषः कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनय जिता संशोधनेर्ये तो ना तेषाम पुनरुद्भव। एंड अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूं हिंदी में तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी बीमारी के लिए हम आपकी डाइट को चेंज कर रहे हैं, हम आपके लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, हम आपको हर्ब्स दे रहे हैं, तो वो बीमारी खत्म होती है, बट देयर आर ऑलवेज चांसेस कि फ्यूचर में भी वो बीमारी आ सकती है अगर आपने इनमें से किसी भी चीज को दोबारा से पहले जैसा करना स्टार्ट किया। यानी डाइट में चेंजेस आने लग गए आपके, आप लाइफस्टाइल आपने अपनी खराब कर ली, तो दोबारा से देयर आर ऑलवेज चांसेस कि वो रोग दोबारा आए। बट अगर हम पंचकर्मा का इस्तेमाल करते हैं यानी कि हम आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, तो शोधन करते हैं, तो हमारी जो बीमारी है वो दोबारा वापस नहीं आती। और यही पंचकर्मा का एडवांटेज है, यही पंचकर्मा की ब्यूटी है। दैट इज वाई हमारे हॉस्पिटल में जब हम आपको बुलाते हैं तो हमारा यही एक फोकस रहता है कि हम आपको डाइट, लाइफस्टाइल, हर्ब्स, किस तरीके से आपने अपनी डेली दिनचर्या रखनी है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली पंचकर्मा और नेचुरोपैथी की थेरेपीज हम साथ में देते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी सबके साथ साथ हील भी होती है और अपने आप को दोबारा से रिपेयर भी करती है। ऑलराइट, अभी एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंदिरा जी की, और एक जूस के बारे में इसके बाद हम आपको बताएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो इंदिरा जी की वीडियो एक बार दिखाते हैं जिन्होंने इस जूस को पिया एंड उसके बाद डाइट को फॉलो किया, उससे ही उनकी जो ब्रेस्ट पे गांठें थी वो खत्म हो गई। और उसके बाद आई वांट कि आप एक नोटपैड और पेन जरूर रखना और उस जूस की विधि को प्रॉपर्ली नोट करना। हाँ जी। मुझे 19 फरवरी को थोड़ा सा महसूस हुआ कि मेरे ब्रेस्ट पे गांठ है, तो मैंने अपनी गायनी को दिखाने के लिए गए, तो वहां उन्होंने जैसे ही देखा और देखते ही कहने लगी कि मैमोग्राफी करवा लो। तो मैंने मैमोग्राफी करवाई तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि कैंसर की गांठ है, और उन्होंने पेट स्कैन के लिए बोला। मैंने वो पेट स्कैन करवाया मेरे बेटे ने, और बेटा मेरा 2 दिन उन्होंने घर पर ही मुझे जूस बना के दिया। हरा धनिया, पुदीना, आंवला और कच्ची हल्दी और करी पत्ता। ये ट्रीटमेंट उनको पता कहाँ चला था? ये चारों मनीष जी की हम वीडियो देखते थे। और 2 दिन में फिर उसने यहाँ पर हिम्स में उन्होंने कॉल की, अपॉइंटमेंट ली उनसे और अपना एडमिट हुई मैं, और आज मेरी गांठ बिल्कुल खत्म है। कितने दिन में गांठ खत्म हुई है? ये टोटल 10 दिन में। तो आप पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूंगी कि आचार्य मनीष जी जितना भी जो आपको वीडियो दिखाते हैं, डालते हैं, ये सबके भलाई के लिए है। आप इन सबको मिलकर इसको फॉलो करो। अब जो जूस की विधि है, जिस जूस की बात कर रहे हैं, दैट इज एन एंटी कैंसरस जूस, उसकी वीडियो भी हम प्ले कर रहे हैं। सो आई वांट आप लोग इसको ध्यान से सुने, देखें, और अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट करें, और अगर नोट नहीं भी हो पाता तो इट इज ओके, हम बाद में आपको वो शेयर कर देंगे। मेथी, बथुआ या चलाई में से कोई एक चीज नहीं है। डालने को चारों डाल लो, जब मिले तो डालो, सीजन के हिसाब से आती है। सबसे बढ़िया रहेगा अगर चौलाई डालोगे, चौलाई सबसे एंटी कैंसरस होती है। नहीं तो पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई में कोई मिल जाए, एक चीज ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, नहीं तो चौलाई ले लो। पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता 15, 20, 25 पत्ते ले लो। पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता। इसके बाद एक छोटा टुकड़ा अदरक, एक बड़ा टुकड़ा हल्दी, एक चुकंदर और एक आंवला। अगर आंवला नहीं मिले सीजन का तो आंवले का पाउडर डाल सकते हो। 2 पत्ते अमरूद, 2 पत्ते बरगद, 2 पत्ते पीपल और 4-5 पत्ते पान के डाल के जूस बना लो। और जूस बना के आपने सुबह से शाम तक सिर्फ जूस पीना है, खाली पेट, कुछ नहीं लेना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जूस पी के 3 दिन में, अभी एडवोकेट अश्विनी पांडे की वीडियो दिखा रहा हूँ, 3 दिन में उन्होंने अपनी गांठों को खत्म किया। मेरे पिताजी का एक मिनट पॉज करना। मैंने एम्स में दिखाया, बोले
ये वीडियोस अभी हम आगे दिखाएंगे उनकी, जिन्होंने ऑलरेडी इस जूस को पिया है और उनके अलग अलग बीमारियों पे, गांठों पे, लाइपोमा, ट्यूमर्स, कैंसर्स, सब में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इस जूस के साथ कि इस जूस को लेने का एक तरीका, एक विधि है। आपने 3 दिन तक, यानी कि फॉर स्पैन ऑफ 3 डेज आपने इस जूस को लेना है एंड सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक इस जूस को आपने पीना है। नाउ इस जूस को पीने के साथ साथ आपने कुछ भी पका हुआ खाना नहीं खाना, यानी कि जो आपकी रोटी सब्जी बेसिक आप खाना खाते हैं वो आप अवॉइड करेंगे। अगर पेशेंट को भूख लगती है तो आप या तो स्प्राउट्स उनको दे सकते हैं बीच में, या फिर जो कोकोनट की गिरी होती है, नारियल की जो गिरी होती है, वो आप उनको दे सकते हैं। तो यही 2 चीजें आप बीच में इस्तेमाल करेंगे एंड मेक श्योर कि पेशेंट सही तरीके से इस जूस को फॉलो करे, बिकॉज ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर रहा है, आपके सेल्स को दोबारा से रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो कुछ भी पका हुआ खाना आपने इसके दौरान नहीं खाना है एंड 3 दिन के बाद आपने नॉर्मल इसको बंद करना है एंड आफ्टर 10 to 15 डेज के स्पैन के बाद दोबारा से इस जूस को लेना स्टार्ट करना है। मेक श्योर कि आप 10-15 दिन तक ये जूस का सेवन नहीं करेंगे। 3 दिन, उसके बाद 10-15 डेज का गैप एंड अगेन आप उस जूस को लेंगे। अब आगे जितने भी वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने जूस को लिया है और अलग अलग डिजीजेस में उनको इंप्रूवमेंट मिला है। घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, राम लोहिया में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, काफी डॉक्टर को उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। हिम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया घुटना ठीक हो गया। इसी तरीके से मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो हिम्स डेरावासी गए चंडीगढ़ में, एक हिम्स है चंडीगढ़ में, वहां गए, कुछ नहीं हुआ, डायलिसिस बंद हो गई, बढ़िया आराम से काम कर रहे, और वो भी कितने में, कुछ हजार में। मुझे यहाँ पे 2 दिन गांठें हो गई, मैं गया है किसी मित्र के पास, डॉक्टर है, उन्होंने देखा होगा, बोले तो निकलवाना पड़ेगा। हमने कहा निकलवाना? अरे मैं कहा तो 2-3 हो रखी है। बोले हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि जो 2-3 गांठें एक यहाँ पे थी, किधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था, ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया, चौथे दिन गांठ तीनों गायब हुई, और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। फिर उसी वीडियो को देख के इंदिरा शर्मा जी, अंबिका, ऐसे सैकड़ों लोगों ने अपनी डाइट में चेंजेस करके ठीक किया अपने आप को। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथी व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, लखनऊ, डेराबस्सी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, बीपी, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में करीब तो ये सारी वीडियोस आपने देखी। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे एड्रेसेस पूछ रहे हैं। एक बार प्लीज हॉस्पिटल की लोकेशंस दिखाएंगे। हमारे पैन इंडिया 56 हॉस्पिटल्स हैं, मल्टीपल डे केयर सेंटर्स हैं एंड जितने भी लोग स्पेसिफिकली कैंसर के पेशेंट्स हैं हमारे पास, जैसा मैंने बताया कि प्लीज हमारे बड़े सेंटर्स पर ही आप पहले आइएगा। उसके बाद जब आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं 20-25 डेज का, फिर दोबारा फॉलोअप के लिए आप जिस भी लोकेशन में है या जिस भी स्टेट में है वहां पे जाके आप अपना फॉलोअप ले सकते हैं। बैंगलोर में क्वेश्चन आया था, बैंगलोर में कोरमंगला में हमारा सेंटर है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मेरठ, हमारा मुरादनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ, डेराबस्सी चंडीगढ़, पंचकुला हरियाणा, कुरुक्षेत्र हरियाणा, नवी मुंबई एंड गुरुग्राम में मानेसर। ये हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पैन इंडिया हमारे पास अक्रॉस द स्टेट्स मल्टीपल हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि आप जा सकते हैं। पैन इंडिया में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इनफैक्ट साउथ में हमारे पास बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, गोवा, इन सब में हमारे सेंटर्स हैं। नेपाल इटसेल्फ में भी हमारा हॉस्पिटल है जी। देन हमारे पास क्लिनिक्स हैं अवेलेबल पैन इंडिया में एंड नेक्स्ट हमारे पास हमारे कुछ डे केयर सेंटर्स हैं। इनकी फोटोज भी अवेलेबल हैं हॉस्पिटल्स की।
ठीक है, कोई बात नहीं। ऑलराइट, तो ये हमारे मेन सेंटर्स है जहाँ पे हम पेशेंट्स को बुलाते हैं एंड एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, यानी कि हम आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी सभी को साथ में लेके जो ट्रीटमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट के लिए जो भी बेस्ट है वो सभी चीजें देते हैं। क्योंकि हमारा हॉस्पिटल का नाम हिम्स है, दैट स्टैंड्स फॉर हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, तो यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट के तरीके से भी आपको जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे इन अ वे कि हम सारी चीजें आपको सिखाते भी हैं। हमारा मेन पर्पस ये है कि जब आप हमारे पास आए तो हम आपको वो सारी चीजें सिखाएं जिससे कि घर जाकर आप अपने लिए और बाकियों के लिए भी एक हेल्प का जरिया बन सके। तो हमारे हॉस्पिटल में ये सारी थेरेपीज होती है, आपकी डाइट से रिलेटेड चेंजेस आपके किए जाते हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस किए जाते हैं, योगा मेडिटेशन के सेशंस रहते हैं, डॉक्टर्स के साथ सेमिनार्स होते हैं जिसमें जो जो चीजें आपको करवाई जा रही हैं, थेरेपीज इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, वो किस तरीके से काम कर रही है, उसके पीछे क्या साइंस है। मल्टीपल हमारे पास लोग जो वहां पे ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है कि आप जानें और सीखें कि सभी लोगों की जर्नी कैसी चल रही है। अभी एक और वीडियो अंबिका जी की है, एक बार वो भी लगाएंगे। उनके यूट्रस में गांठें बन गई थी एंड उनके ब्रेस्ट में भी गांठें बन गई थी एंड उन्होंने सिर्फ डाइट, लाइफस्टाइल और हर्ब्स के साथ अपने आप को इम्प्रूव किया। एंड ये भी एक बहुत ही अच्छा केस है हमारा जिसमें कि सिर्फ इतनी चीजों के साथ ही और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ उन्होंने अपने आप को एक बेटर कंडीशन में लेकर आए, और जिसके लिए उनको ऑपरेशंस बता रहे थे और सभी चीजें बता रहे थे, वो सभी चीजें उन्होंने बेसिक डाइट, लाइफस्टाइल और हर्ब्स के साथ जो है ठीक की। इसके बाद डॉक्टर समीक्षा आपके कुछ क्वेरीज को हैंडल करेंगे एंड उसके बाद हम अपने वेबिनार को वाइंड अप करेंगे। एक बार फिर मैं आपको हमारा जो सपोर्ट नंबर है वो दिखा देती हूँ। द नंबर इज 7710371037। इस पे आपकी जो भी डिटेल्स है वो आप अपनी शेयर करेंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग जुड़े हैं तो हम सभी के क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे, दैट इज वाई ये नंबर आपकी हेल्प के लिए है। या चैट बॉक्स में जो आप डाल रहे हैं वो सभी हमारे पास आ जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली हम आपको हमारे बेस्ट डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट करवाएंगे एंड जो भी आपकी हिस्ट्री है, जो भी आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है, वो अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे। एक बार इस वीडियो को देखते हैं। पूरा बताओ, आपको यूट्यूब में कितने एमएम की गांठ थी? फर्स्ट वीक मुझे 7 mm की थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जब पेन ज्यादा स्टार्ट हुई तो मैंने सेकंड वीक चेक कराया, 39 mm की। 39 एमएम की गांठ थी हाँ, आपको? वो अब ज्यादा हो गई। फिर मैंने मतलब काढ़े वगैरह लेने शुरू किए। आचार्य जी की जो भी वीडियोस देख के काढ़े लिए और दवाइयाँ ली, और ऐसे 35 सेक्टर से 39 एमएम मतलब 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप इसकी बायोप्सी करवाओ। मैंने बोला नहीं, कुछ भी नहीं करवाना, स्कैन हो गया, दैट इज ठीक है। बस मैंने दवाइयाँ लेनी है, काढ़े पीने हैं, ठीक है। पीरियड मुझे बहुत तेज फ्लो था, ऐसे नहीं था कि कुछ ऐसे। मैंने 5 पैड चेंज किए उस दिन लग रहा था कि अंदर से बाल्टी निकल रही है कुछ। और उसी दिन वो पूरा कचरा निकल गया। कितने बजे निकला सुबह आपके? 5 बजे। सुबह 5 बजे वो पूरा का पूरा जो मास्क का लोटा था वो पूरा का पूरा सारा कचरा वजाइना के रास्ते से बाहर आ गया, जो कि अपने आप में आपके लिए एक मिरेकल था। तो मैं बड़ी खुश हुई कि मैंने अपनी बीमारी को खुद ही हरा दिया। अच्छा ये बताओ मुझे, जो आपकी ब्रेस्ट में स्वेलिंग आई, जो ब्रेस्ट में गांठें आए थे, मेमोग्राफी कराया, वो कितने दिन में ठीक हुआ? हमारे मेरठ कैंप में आए थे। वो मेरा 3 दिन में। 3 दिन में जो आपको डाइट दी गई वहाँ पे, मेरा पूरा विश्वास बताया गया। सबसे पहले होता है विश्वास। मेरे को विश्वास था, मैं 3 दिन में ठीक होके आई हूँ। 3 दिन में स्वेलिंग भी खत्म हो गई, और ब्रेस्ट में जो आपको दबाने से दर्द थी, कुछ गांठें थी, उल्टा पहले दर्द नहीं थी, मेमोग्राफी के बाद दर्द शुरू हुई थी आपको। और अब वो 3 दिन हमारे पास रहे। हिम्स मेरठ में आके जो 72 घंटे वाला कैंप लगता है, वहाँ इनको विशेष प्रकार की डाइट, कुछ जड़ी बूटियां और कुछ काढ़े दिए गए, जिसमें 3 दिन बाद जब भी वहां से वापस आए तो बोलते मेरी कोई स्वेलिंग नहीं है। और मैं बिल्कुल फिट थी, मेरे को सांस चढ़ती थी, मैं 3 मंजिल पे पैदल जाती थी, मैंने लिफ्ट भी यूज की वहाँ पे। अच्छा आप बता रहे थे कि पूरी जब ब्रेस्ट में गांठ थी वो मेमोग्राफी पूरी सूज गई थी वो ब्रेस्ट? हाँ, पूरी स्वेलिंग, बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी, बहुत पेन थी मेरे, बहुत ज्यादा सीवियर वाली पेन थी। वहां जाके मेरा सारा खत्म हो गया 3 दिन। और आपको वैसे 15 दिन जो पहले आपने यूट्रस के थायराइड के लिए किया और 3 दिन ये सब किया, आपको वैसे ओवरऑल बॉडी में और क्या फायदा हुआ? मेरे को, मैं थकी रहती थी, सोई रहती थी, और मेरा बीपी 35 पे रहता था। 35 वेरी लो। अब कुछ नहीं है, जैसे मैं धूप चढ़ी हुई बैठी हूँ, मैं नहीं बैठ सकती थी, अब मैं फुल एनर्जेटिक हूँ, फुल। मेरे साथ 2016 से स्कैम चल रहा है मेरी बॉडी के साथ। हार्मोन चेंजेस हुए थे, पीरियड थोड़े इधर उधर हुए थे, उसके बाद से मैं एंड में अब जाके ठीक हुई हूँ। सूरज डूबने का खाना खाना बंद किया? बंद किया। अच्छा, दूध वाली चाय बंद करी? ये सब सारे घर वालों का बंद करा दिया मैंने। 7 बजे के बाद ऐसे कुछ नहीं, मैं 6 बजे भी खत्म कर देती हूँ खाना। मेरे को नहीं भूख लगती, क्योंकि जो इन्होंने बताया है हमें डाइट में, बहुत अच्छी चीजें हैं वो, मेरे को नहीं भूख लगती।
देखा आपने, ये हमारे पेशेंट हैं, इनको 4 सेंटीमीटर की गांठ थी, 39 mm मतलब 4 सेंटीमीटर की गांठ थी। इन्होंने हमारे यहाँ से डाइट ली, मेडिकेटेड काढ़े लिए, पंचकर्मा करवाया, लाइफस्टाइल चेंज किया। इनको ब्रेस्ट का भी ट्यूमर जो था वो भी ठीक हो गया, फिब्रॉइड भी ठीक हो गया, जो यूट्रस में गांठ थी वो भी ठीक हो गई। अभी ये एक पेशेंट की और वीडियो देखते हैं। इनको प्रोस्टेट में कैंसर था। हमारे पास ये जब आए थे तब ये व्हील चेयर पे थे, एंड अब देखिए कितना अच्छे तरीके से डांस करेंगे और अपनी जर्नी कैसे बताएंगे, आप खुद ही उनके मुंह से सुन लीजिए। फिर डॉक्टर ने मेरे को लिख के दिया कि आप पेट स्कैन कराओ। मैंने फिर पेट स्कैन कराया। उसके बाद पेट स्कैन में उन्होंने कैंसर घोषित कर दिया कि आपको कैंसर है। तो मैंने उनको बोला भी आप कैसे बोल सकते हैं मेरे को कैंसर है? बोले ये हमें डाउट लग रहा है, आपको ना ये बायोप्सी करानी पड़ेगी। पेट स्कैन मैंने कराया, उसमें उन्होंने कहा आपको भी कैंसर है। जब मैं यहाँ पे आया था चल के, तो मैं यहाँ पे ऐसे 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 भी नहीं कर पाया। जरा आप दूर से चल के आओ, कैसे चल रहे थे जब आप यहाँ आए थे? और थोड़ा दूर हो जाइए। हाँ, जब मैं यहाँ पे आया था जी। तकलीफ आया, अरे हाँ। अरे 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 उई, चल बोला। आज मैं 7 दिन डांस अब मेरे को ये लगता है कि 100% में ठीक, 100%। लोग तो कहते हैं कि भाई 25%, 10%, 20%, मेरे को लगता है कि मैं 100% ठीक हूँ। और उम्मीद है कि मैं 100 क्या 1000% ठीक। मैं तो कहूँगा ये हर आदमी को पहले आयुष में आनी चाहिए। देखा आपने आयुर्वेदा की पावर। व्हील चेयर में आए थे, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, लीवर में भी जब हमारे पास आए थे तो लीवर में भी फैल चुका था, और अब कैसे डांस करके बता रहे हैं और कैसे इन्होंने अपनी बीमारी को ठीक किया, इनके मुंह से सुना हमने। इन्होंने पंचकर्मा भी करवाया, हमारे यहाँ बताए हुए काढ़े भी पिए, डाइट भी करवाया, कितना अच्छे तरीके से इन्होंने इनको रिलीफ मिला, इनको खुद के मुँह से सुन लिया। अभी कुछ पेशेंट्स और ले लेते हैं। अंकुश जी, अंकुश जी, रेशमा जी, जो जिन पेशेंट्स के नाम लिए जा रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके जो भी सवाल पूछना है वो पूछ सकते हैं। विजय जी, रेशमा जी बताइए। मैडम डॉक्टर हूँ, मैं रेशमा की बात करूँ मुंबई से। मेरे हस्बैंड को ना सीए टर्न है, टर्न का कैंसर है। ठीक है। 2022 में टाटा हॉस्पिटल में सर्जरी करवाई, पूरा टर्म निकाल दिया। तो अभी मैम जो आपकी आवाज स्लो आ रही है। हाँ मैडम अभी आ रही है? हाँ जी अभी क्लियर है। सीए टर्न है उनका, 2022 में उनका सीए टर्न का सर्जरी किया टाटा हॉस्पिटल में। तो अभी 2025 में ना अभी जो हाथ का फ्री फ्लैप लगाया था ना, वो पार्ट में वापस आ गया है। और अभी मैंडिबल में जो फ्री फ्लैप का टंग लगाई थी ना, आर्टिफिशियल टंग लगाई थी ना, आर्टिफिशियल टंग, ठीक है, उसे वापस सीए टंग हो गया है। और अभी वो मसल में, बोन में और मैंडिबल में फैल गया है, ऐसे डॉक्टर बोल रहे, रिपोर्ट में ऐसा आ रहा है। नर्व में भी पेशेंट को चला गया है। तो अभी डॉक्टर बोले कि ट्रीटमेंट कुछ नहीं हो सकती, पैलिएटिव कीमो पे चल रहा है, अभी पैलिएटिव कीमो पे चल रहा है। तो क्या मैडम ये ठीक हो सकते हैं? मैम पहले आपने कीमो कितनी दी थी पेशेंट को 2022 में? मैडम कीमो ओएम सेटिंग दिया था, 4 सेटिंग दिया था और 45 रेडिएशन दिए थे लास्ट 2022 में। और अभी कीमो दिए, 4 सेटिंग दिए कीमो, अभी पैलिएटिव कीमो चल रहा है उनको। ठीक है। हाँ यस मैम। पेशेंट की एज क्या है? मैडम 51 रनिंग है अभी, 51 51। देखिए आप पहले ही कीमो ना देते तो ऐसी नौबत ही ना आती। आपने कीमोस भी दिए, रेडिएशंस भी दिए, सर्जरी भी करवा ली, राइट? फिर भी तो तो वो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि बोन्स में हो रहा है। पेशेंट अभी चल फिर पा रहे हैं क्या? अभी मैडम उनको ना ब्लीडिंग, ओरल ब्लीडिंग हो गई है अभी, तो अभी हीमोग्लोबिन में ड्रॉप हो गया। अभी मैंने उनको ब्लड चढ़वाया अभी हॉस्पिटल में, अभी 7 हो गए हीमोग्लोबिन, बट अभी बार बार उनको ओरल ब्लीडिंग होती है, मुझसे ब्लीडिंग होती है बार बार। ठीक है मैम, एक बार ना पेशेंट को हमें पूरा एग्जामिन करना पड़ेगा, ठीक है, कि पेशेंट की हालत कैसी है। जी मैम। हम उनको एडमिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, राइट? मैडम मैंने कल का ना अंधेरी का जो आपका ब्रांच है ना अंधेरी में हिम्स का, वहाँ की कल की अपॉइंटमेंट ली है मैंने, दोपहर के 12 बजे की अपॉइंटमेंट लिया हुआ है मैंने।
हाँ ठीक है मैम, आप अंधेरी विजिट कर सकते हैं, वो भी हमारा बेस्ट सेंटर है। नहीं तो आप नवी मुंबई जाना चाहते हो, वहां पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो हमारे अंधेरी कैसे, मैं विरार रहती हूँ ना, तो वेस्टर्न लाइन मुझे अंधेरी मैडम नजदीक पड़ेगा, उनको हाँ लेके जाना नहीं नहीं, काफी सही इजी है मैम। पड़ेगा। अंधेरी हाँ में, थाने में, नवी मुंबई, सारी जगह हमारा सेंटर है। अगर आपको अंधेरी नियर बाय पड़ेगा, वो हमारा बेस्ट सेंटर है, वहाँ पे विजिट कर लो एक बार। ठीक है, फिर एक बार पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या बेस्ट पॉसिबल रहेगा, वो हम करें। ठीक है। चलेगा मैडम, चलेगा चलेगा मैडम, हाँ मैं कल लेके जा रही हूँ। ठीक है, डन ये डन। ऐसे पेशेंट ठीक होते हैं क्या लास्ट स्टेज वाले? मैम देखिए, होते तो हैं, बट एक बार पेशेंट की कंडीशन देखनी पड़ेगी ना। क्या क्योंकि पता। मुझे कैसे, अगर कैंसर ना भी क्लियर होगा चलेगा, लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं मैडम, ऐसे 4-5 साल उनको निकल जाए तो भी काफी है मैडम, क्योंकि बच्चे छोटे हैं मेरे। आई अंडरस्टैंड, बट बिना देखे भी मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगी ना। मैं आपको झूठा नहीं दिलासा नहीं, तो दे। कल तो मैडम हम जा ही रहे हैं हॉस्पिटल, कल जा रहे हैं हम लोग। एग्जैक्टली, तो एक बार आप आइएगा तभी बता पाएंगे ना हम। अब मैं जी आपको मैडम, झूठा जी बता मैडम, दूं कि हाँ नहीं नहीं ठीक हो जाएंगे, उसके बाद नहीं भी हो, तो वो भी नहीं सही है ना। जी मैडम, जी मैडम, पक्का तो एक पक्का। बार आइए, फिर बताते हैं। ठीक है, ओके मैडम, ओके मैम। चलिए ओके। विजय जी। क्या? जय चौधरी। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि जैसे मैंने 2021 से में मैंने इसका ट्रीटमेंट लिया था, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे रेक्टल में वापस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैम सर, 2021 में कौन सा ट्रीटमेंट लिया था आपने? मैंने तीनों ही लिए थे जो इसके अकॉर्डिंग होते हैं, थेरेपी भी ली थी और कीमो वो वगैरह क्या लिया नाम। था आपने? हाँ मैम, रेडिएशन भी लिया था और सर्जरी भी हुई थी मैम। ठीक है। और रेक्टम में कैंसर था, वो 2021 था राइट? 2021 में रेक्टम नहीं था, गोल ब्लैडर के पास था मैम। ठीक है। और तो वो कीमो अब रेडिएशन कितने लिए थे उस टाइम पे आपने? मैम 14 रेडी वो कीमो थी और 28 रेडिएशन। ठीक है। तो अब ये रियकरेंस कब हुआ है? मैम ये 2022 से 3 साल, मतलब 25 तक तो कुछ भी प्रॉब्लम थी नहीं मैम। हम्म। फरवरी 2025 तक, और अब जैसे लास्ट 5-6 महीने में मेरे रेक्टम से थोड़ा बहुत पिस्सा आने लग गया है, और कुछ एक आध ऐसी लग रही है कि मेरे को गांठ सी बनती हुई नजर आ रही है। तो डाइट कैसी ले रहे हैं आप? डाइट में क्या क्या खाते हो? रोटी, मैम चावल, सब्जी, सब कुछ खा लेते हो? नहीं, मैं रोटी खाता हूँ केवल, गेहूं गेहूं और बाजरे की रोटी बस, और ठीक है। सब्जी है। राइस खाते हो? क्या मैम? राइस खाते हो, चावल खाते हो? नहीं मैम। और चाय वगैरह पीते हो क्या? मैम 2 महीने से मैंने चाय भी छोड़ दी। पहले चाय हालांकि दिन में एक आध पीता था, वो भी छोड़ दी मैंने। और सब्जी, तीखा खाना खाते हो, तीखा या नहीं ऑयली नहीं वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं मैम। ये सब कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है। रोटी भी छोड़ दो। जो गेहूं की रोटी ले रहे हो, उसमें भी सबसे ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। अच्छा ठीक है, तो मैम। दो। तेल की चीजें, तीखी चीजें, चिकनी चीजें कुछ भी नहीं खानी है। दूध या दूध से बने पदार्थ नहीं लेने हैं। नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है। मीठी चीजें बिल्कुल भी नहीं मैम खानी है। गेहूं की रोटी और चावल बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। ठीक है। साथ ही में एक बार अपना चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप करो, मैं यहाँ से कंसल्टेशन करा देती हूँ। उसके बाद आपको देख लेते मैम हैं, अगर मैंने एडमिट करना मैम हुआ तो मैंने मैंने वो सब कुछ कर लिया। मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि जैसे मैं पंचकर्मा के लिए, वो जैसे मैंने मेरिट के लिए अपॉइंटमेंट ली है, हाँ हाँ। तो तो मुझे अब मेरठ वहाँ आइए पर ना, कितने मेरठ दिन। में सबसे बेस्ट सेंटर है हमारा। मेरठ में हम 21 से 25 दिन के लिए एडमिट करते हैं। अच्छा मैम, तो उसका मैंने ये को यही जानकारी लेनी थी कि कितने दिन का एडमिट रहना पड़ेगा और कितना वो करना तो पड़ेगा, 20 से 25 क्योंकि दिन का मैंने पूरा बात की एडमिशन थी। रहता और मैंने मैडम से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि आप एक बार वो क्या रहा, सीटी स्कैन करवा के आना। है। कौन सी मैडम से बात हुई थी आपकी? उर्सिल मैडम थी, मैं एक उर्सिल मैडम डॉक्टर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार डॉक्टर विशल को बोल देती हूँ। फर्दर जो भी प्रोसीजर रहेगा वो आपको फॉलो करवाया जाएगा। ठीक है। जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट पेशेंट से पहले लेने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी डॉक्टर अंशुमन की। वो खुद भी एक डॉक्टर हैं, ही इज अ सर्जन, और उनके खुद के बेटे को भी प्रॉब्लम आई थी। एंड डॉक्टर्स ने क्या बोला, एलोपैथिक में कितना सच होता है, कितना झूठ होता है, आप उनके मुंह से सुन लीजिए एक बार।
ओके, प्ले कर दीजिए। स्टोरी बता रहा हूँ, आप निकी है, इसलिए कोई कहीं सुनाई बात नहीं है। मेरी बचपन की डॉक्टर है, मैं दिल्ली में कार्यरत था। मेरे 2 बच्चे हैं। छोटा बेटा जब पैदा हुआ तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट जो हमारी जानकार थी, उन्होंने ऑपरेशन सीजरियन सेक्शन करके ऑपरेट करके किया। बच्चे को 2 घंटे रखना होता है नीकू में, न्यूनेटल आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए। उसके बाद पीडियाट्रिक्स का डॉक्टर आके उससे कहता है, मैं एस्टैब्लिश कैंसर सर्जन दिल्ली का था, मेरी पत्नी प्लास्टिक सर्जन थी, और आगे कहता है कि बच्चे के हार्ट में सुराख है। ये लैंग्वेज थी और इसको भी रखना पड़ेगा। तो मैंने उसको टेक्निकली पूछा, एएसडी बीएसडी क्या है? नहीं वो तो देखना पड़ेगा, बहुत खतरा है। मैंने कहा मैं डॉक्टर बोला, हाँ मैं जानता हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ मैं डॉक्टर हूँ। उसके बाद ये स्टेटमेंट, फिर 2 घंटे बाद बोला कि नहीं अभी तो बहुत ज्यादा सीरियस है। क्योंकि मैं अलीगढ़ से पास आउट था, मैंने पता कि अलीगढ़ के कुछ पास आउट डॉक्टर यहाँ हैं क्या उसी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा, बड़ी चेन है। तो एक डॉक्टर मिला, उसको मैंने कहा मेरे बच्चे को देख के बताओ क्या करेंगे। बोला कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है, क्योंकि वो मेरा जानकार है। फिर मैंने वहां जाकर नर्स को बोला कि तुम मेरे बच्चे को ट्रांसफर करो, शिफ्ट करो वार्ड, और मैंने लिख के दिया कि जो भी होगा मेरे बच्चे को उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। मैंने शिफ्ट करा लिया, अगले दिन डिस्चार्ज करा लिया। वो बच्चा मेरा अभी एडल्ट है, उसका मैंने चेक भी कराया, कहीं कोई हार्ट में सुराख नहीं। उसके बाद उस पीडियाट्रिशियन को बुला के मैंने एक बात कही कि देखो ये बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, इससे मेरा 9 महीने कुछ दिन का इमोशनल अटैचमेंट था। मैं जिस ब्रांच का डॉक्टर हूँ, कैंसर, अगर मेरे पास मरीज आता है, अगर मैं इस तरह से डराऊं, सोचो इंसान घर बेच देगा, जेवर बेच देगा। लेकिन मैंने कसम खाई कि ऐसा कभी नहीं करूँ। तुम सोचो, तुम जैसे लोग डॉक्टर के प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हो, ये बोल के मैं वहां से आया। तो देखा आपने क्या होता है एलोपैथिक में, आपने खुद ही सुन लिया। वो डॉक्टर अंशुमन खुद भी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं एंड उनके खुद के बेटे को ही एलोपैथिक डॉक्टर्स ने कैसे मतलब बहलाया है, आपने खुद ही सुना। एंड फिर उन्होंने डिस्चार्ज भी करा लिया एंड आज तक भी उनके बेटे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये है एलोपैथिक की सच्चाई, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं निकलता है। बट एलोपैथिक डॉक्टर्स जो होते हैं, मॉडर्न पैथी के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो सिर्फ अपने मेडिसिन चलाने के लिए, उनके पास और कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो उस वजह से ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि आगे चल के पेशेंट का क्या हाल होता होगा या उनकी फैमिली का क्या हाल होता होगा, बट वो ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि जिससे पेशेंट के घर वाले या फैमिली मेंबर्स डर जाते हैं, उसके बाद उनको कोई गलत स्टेप उठाना पड़ता है। तो मैं भी आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके आसपास भी काफी चीजें हैं जिससे आप ठीक हो सकते हैं नेचुरल तरीके से। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट नेचुरल तरीके से जड़ से बीमारी हटाने में कोई वो नहीं है। आप सबसे पहले अपने आसपास की चीजें अपनाइए, आयुर्वेदा अपनाइए, पंचकर्मा करवाइए, ताकि हम रूट पे ही काम कर सकें, ना कि टेम्पररी इलाज के लिए आप एलोपैथिक में ट्रीटमेंट में जाओ। ठीक है, अभी एक वीडियो और दिखाती हूँ मैं अक्षय कुमार जी की। उन्होंने आयुर्वेदा के बारे में कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है, वो एक बार सुन लेते हैं। आजकल बहुत हल्का, बहुत हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिन मैं शहर के शोर शराबे से दूर शांत आयुर्वेदिक आश्रम में कुछ वक्त बिताया। क्या बताऊं, बाय गॉड जन्नत की लीला गई। न टीवी, न फोन, न जंक फूड, न ब्रांडेड कपड़े, एक सादा पहनावा, सफेद कलर का कुर्ता पजामा, सादगी भरा भोजन और ढेर सारा आयुर्वेदा का खजाना। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करते थे। पर इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल है। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करवाई, और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है, और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना समझ रहे। और मजे की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं, वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं।
क्या है, कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत को। हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं? जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, पुरानी होम्योपैथी की वैल्यू को क्यों भूल रहे हो? और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ मैं आपको बताऊं नेचुरल है, बल्कि एकदम साइंटिफिक भी। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक है। पर हमारा ना वो कुछ वैसा ही हाल है जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है, पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में। तो देखा आपने कितने अच्छे से उन्होंने आयुर्वेदा को एक्सप्लेन किया है कि फॉरेन के लोग हमारे यहाँ आके आयुर्वेदा ट्रीटमेंट अपना रहे हैं, अपने नेचर को अपना रहे हैं, बट हमारे खुद के इंडियंस ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे आसपास कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बट वो सिर्फ टेम्परेरी इलाज के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो एलोपैथिक में चले जाते हैं और उसकी वजह से कितनी चीजें सफर करते हैं उनको खुद को नहीं पता होता है। सिर्फ एलोपैथिक नहीं, उनकी मेडिसिन की वजह से भी बहुत सारी चीजें सफर होती हैं, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, बीपी पेशेंट हो, चाहे वो थायराइड पेशेंट हो, चाहे कोई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट हो, उसकी जो मेडिसिन होती हैं उसमें बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स एंड ड्रग्स मिले हुए होते हैं, और जिसकी वजह से आगे चल के कैंसर जैसी बीमारी बन जाती है। तो चाहे कोई छोटी बीमारी हो, चाहे वो बड़ी बीमारी हो, हम अपने नेचुरल तरीके से अगर उसको हील करेंगे तो बहुत जल्दी पेशेंट हील भी होता है और जिंदगी भर के लिए ठीक रहता है। अभी कुछ पेशेंट्स और ले लेते हैं। साक्षी जी, ममता जी, हेलो साक्षी जी, यस जी। हाय मैम, मेरे ना फादर पापा को लास्ट 1-2 मंथ से ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उनका यूरिन रुक रहा था। तो उन्होंने ठीक है, डॉक्टर को दिखाया तो उनका प्रोस्टेट बताया कि इंक्रीज हुआ है। तो ठीक है, उन्होंने, हाँ जी, तो उन्होंने सर्जरी के लिए बताया डॉक्टर ने, तो उन्होंने सर्जरी कराई अभी लास्ट 8 डेज पहले, 3 को हुई थी उनकी सर्जरी। फिर जैसे वो जो पीसेस थे वो बायोप्सी के लिए गए तो उसमें कैंसर आया है, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर बताया उनको। तो मैम इसका कोई ट्रीटमेंट होगा? उनको थोड़ा बीपी की भी इशू है और हार्ट की भी प्रॉब्लम है उनको। हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट से। ठीक है मैम, एज क्या है पेशेंट की? 62 62। ओके, जी। देखो है तो सही मैम, पेशेंट की भी कंडीशन कैसी है? पेशेंट चल फिर रहे हैं? बट अभी डॉक्टर ने पेट सिटी बताया है, वो अभी हमने करवाया नहीं एक्चुअली, मेरे पापा को पता बताया नहीं है अभी हम लोगों ने। बायोप्सी करवा ली है? बायोप्सी तो वो जो ऑपरेशन के बाद पीस गए थे ना टेस्ट होने, वो 3 डेज में रिपोर्ट आ गई थी, उसमें आया था कि कैंसर है। मैम तो बायोप्सी करवानी नहीं चाहिए थी ना? मैम उसी वो में तो डॉक्टर, प्रोस्टेट का साइज साइज बढ़ा हुआ था। प्रोस्टेट आप का लोग ने साइज बढ़ा हुआ था। हाँ, तो आप लोग ने बायोप्सी करवा ली, उसमें तो कैंसर आया। आप अब वो करवाते ही ना तो कैंसर आता ही ना। कैंसर नहीं कोई मैम, इतनी बड़ी बीमारी होती नहीं जितना हम इन्वेस्टिगेशंस करवा के वो करवा लेते हैं। नहीं नहीं, हमने मैम उस तरीके से नहीं करवाया था। केस क्या था इनका कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था तो उसकी सर्जरी कराई थी, प्रोस्टेट निकला था तो डॉक्टर बाय प्रोस्टेट बढ़े डिफॉल्ट ही। होने से, एक सेकंड, आई एम सो सॉरी, मैं आपको रोक रही हूँ। प्रोस्टेट बढ़े होने से कौन सर्जरी करवाता है, आप मुझे ये बताइए। मैम उनको इश्यू हो रहा था कि उनको यूरिन नहीं पास हो रहा था और बार बार जो है उनको दिक्कत हो रही थी, मतलब गैस की और यूरिन रुकने की, पेट में दर्द हो रहा था और पूरा का पूरा मतलब कभी भी वो लीक हो जाता था उनका। सर तो उसके लिए और भी ट्रीटमेंट रहता है, ठीक है, बट जरूरी है मैम, सिर्फ हाँ, लास्ट तो ऑप्शन सर्जरी नहीं है। बट मैम डॉक्टर ने हमारे को जो रिकमेंड किया था, देखो हम डॉक्टर की मेरठ से ही था, आदि योगी हॉस्पिटल में हुआ था, आपके सामने ही है बल्कि आदि योगी हॉस्पिटल जहाँ पे आपका है शुद्धि, उसके सामने ही आपको आदि। हमारे बारे में कब से पता लगा है? मैम मेरे को अभी पता चला था, विद इन मतलब कि अ वीक ही पता चला था, जब मैं थोड़ा सर्च कर रहा था कि भाई क्या कर सकते हैं कि भाई और ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ है उनको हार्ट का भी काफी ज्यादा इशू है। तो अ, तो थोड़ा इसी पहले वजह से सर्च कर लेते हैं, शायद सर्जरी कराने की नौबत ही ना आती। अब मैम बस वही थोड़ी हमारी गलती हो गई, बट अब क्या कर सकते हैं, अब आगे की बात बताइए पहले की। तो अब देखो जो हो गया, अब उस चीज के आगे हम कुछ नहीं कह सकते ना। लेकिन इसलिए अब बोलना होता है ना कि पहले की दिक्कतों की वजह से आगे और क्या कॉम्प्लिकेशन आती है वो भी हमें देखना पड़ता है, इसीलिए पहले के बताते हैं। ठीक है, अब मैम, चलो anyways, आप ये बताइए, मेरठ से ही हैं आप लोग? मैं गाजियाबाद से हूँ, मतलब मैं और मेरी वाइफ गाजियाबाद से, बट मेरे ससुर जी जो हैं वो मेरठ से हैं। ठीक है, मेरठ में मुरादनगर में हमारा सबसे बड़ा सेंटर है,
ठीक है, ठीक हो जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो भी दिखाई थी, प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट को व्हील चेयर में आए हुए थे, राइट। हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लिया, ना अच्छे से नाच गा के गए हैं वो, ठीक है, तो ठीक हो जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बट प्रॉपर मैम तरीके से थेरेपीज एंड पंचकर्मा करवाना पड़ेगा, 20 से 25 दिन के लिए एडमिट रहना पड़ेगा। मैम जो केस है वो ये है कि वही जो आप जैसे आप भी चिंतित हैं कि बायोप्सी कराती या सर्जरी करा देता, कट करा देता वहां पे, हमको भी वही वाला डर है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना उससे ज्यादा कि भाई आगे, क्योंकि सर्जरी 1 वीक कब हुई होगा। है? 1 वीक हुआ है मैम अभी बस। सिर्फ 1 वीक हुआ? नहीं नहीं, तो फिर अभी एडमिट नहीं करवा सकते हैं सर, 1 महीना एटलीस्ट होना पड़ता है। बट आप एक बार एक काम करो, एक बार ओपीडी करवा लो, वहां से एटलीस्ट मेडिसिन ले लो मैम 1 महीने। मैंने मतलब हाँ ओपीडी की अपॉइंटमेंट ली हुई है हिम्स मेरठ से ही। ठीक है, कल। और पैट सीटी कराना है कि नहीं कराना है ये बता दीजिए नहीं मैम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पैट सीटी की जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, पेट सिटी नहीं कराना है, उसकी जगह सीटी स्कैन करवा लो नॉर्मल, बट पेट सिटी नहीं कराना है, ठीक है। ओके। उससे स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पैट सिटी से भी। यस। अच्छा, ठीक है मैम। हाँ, आप एक बार वहां पे विजिट करिए, एक बार 1 महीने की मेडिसिन खाइए और उसके बाद इनको लेके आइए, ठीक है। पेशेंट को कार्डियक इश्यूज है, तो इनका ईएफ कितना रहता है? ईएफ मैम पता नहीं है, मैंने इतना मतलब उनकी रिपोर्ट को थोड़ा देखा नहीं है इतना। ईएफ क्या मैम बताएंगे आप एक बार? इजेक्शन फ्रैक्शन होता है मैम, एक बार रिपोर्ट्स आप एक बार लेके जाइए वहां पे, ईएफ अगर ठीक रहा तभी हम एडमिट कर पाएंगे ना। ओके ओके, वैसे आप 1 मंथ का टाइम लेने के लिए कह रहे हैं कि सर्जरी के बाद 1 मंथ होना चाहिए हाँ, पूरा। एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि सर्जरी के इंस्टेंट बाद हम नहीं एडमिट कर सकते हैं, ऑब्वियसली ओके वुंड्स वजह से वो ज्यादा वो होते हैं, ताजे होते हैं ना, इसलिए। ओके ओके मैम, ये था ना लास्ट इशू, उनको 1 मंथ से ना डॉक्टर ने यूरिन बैग लगाया हुआ था उनको, वैसे क्योंकि बिना यूरिन बैग के हो ही नहीं रहा था यूरिन, इस वजह से उन्होंने लास्ट में आके ये बोल दिया कि जैसे वो यूरिन बैग हटाते थे डॉक्टर, वैसे ही उनका लीक होना शुरू हो जाता था, ये रुक जाता था ठीक है। और हल्की सी ब्लीडिंग भी आई थी। तो फिर डॉक्टर ने इसलिए लास्ट में सजेस्ट किया कि आप ऑपरेट ही कराइए इसको, ये इंक्रीज हो रहा है और ये जल्दी जल्दी इंक्रीज। सर्जरी इज नॉट द ऑप्शन, ठीक है, हाँ सर्जरी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उनके पास कोई और चॉइस नहीं होती है, इसलिए वो सर्जरी बताते हैं, ठीक है। बट हमारे ओके पास बहुत मल्टीपल चीजें होती हैं, ओके ओके। आपके आसपास ही इतनी चीजें होंगी कि आप लोग खुद ही बिना सर्जरी के पेशेंट को ठीक कर सकते हो। बट एनीवेज बाकी जो हो बाकी गया सो हो गया। अभी आप एक बार मेडिकेशन जाइए, ठीक है, पेशेंट को एक बार हम मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे, ताकि जो यूरिन रुक रहा है या और कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, एटलीस्ट वो स्टेबल हो पहले, ठीक है। ओके मैम, जो डाइट वगैरह को चेंज कर सकते हैं तो ये आप अभी बताएंगे या ओपीडी लेके? आप वहाँ पे विजिट कर लीजिए, प्रॉपर डाइट चार्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा, ओके ओके मैम। ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट कुलदीप जी। नेक्स्ट संगीता जी। नेक्स्ट कौन? अमित जी। जी मैम। हेलो हाँ जी अमित जी बताइए। मैम, गुड आफ्टरनून जी गुड आफ्टरनून सर। मैम। मुझे 3 मंथ पहले समथिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी हार्ट रिलेटिव। ठीक है। मैम मैं उसके बाद आपको फॉलो कर रहा हूँ, वीडियो देख देख के फॉलो तो करता हूँ डाइट वगैरह तो 100% नहीं कर पाता हूँ, बट मैम उसमें मुझे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं आई। मैं यही पूछना चाहता हूँ बस कि आगे क्या फॉलो करता रहूँ उसको, इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम ना आए मेरे लिए। सर सारी चीजें देखनी पड़ती है ना, डाइट जी अपनी मेंटेन रखोगे। कार्डियक प्रॉब्लम है आपको क्या? जी कोई माइनर अटैक वगैरह आया है? मैम, मैंने एंजियोग्राफी वगैरह कराई थी तो उसमें मुझे बताया था 25% ब्लॉकेज है, और ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट लिया था, तुरंत मिल गया था, तो ब्लॉकेज देखो साइड ऐसा से कुछ खुल नहीं गया होता है, था। ऐसा कुछ नहीं होता है सर। अभी इससे जी पहले आप हमारे वेबिनार में आज कितने बजे से जुड़े हो? मैम मैं आधा 1 घंटे से जुड़ा हूँ। अभी इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी डॉक्टर अंशुमन के बेटे की, जी मैम। अंशुमन के उनके बेटे को भी बता दिया था हार्ट में ब्लॉकेज है, ठीक है। जी मैम। बाकी बाद में उन्होंने अपने नोन से पता करवाया तो ऐसा कुछ नहीं था। तो हार्ट में ब्लॉकेज होती नहीं है सर, ऐसा कैसे हो सकता है हार्ट में ब्लॉकेज हो, राइट? मैम उन्होंने बताया था साइड आईटी में ब्लॉकेज है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप एक काम करिए, कहाँ से जी बात कर मैम। रहे हैं? मैम सागर एमपी से बात कर रहा था। एमपी से? एक बार चैट बॉक्स पे हमारा नंबर ड्रॉप कर दो, मैं यहाँ से आपकी कंसल्टेशन करवा के आपकी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करवा देती हूँ। और एमपी में हमारे सेंटर्स भी हैं, इंदौर में, ग्वालियर में, भोपाल में और जबलपुर में, तो आप वहाँ पे भी एक बार विजिट कर सकते हो।
जी मैं जा सकता हूँ मैम, मैंने ऑनलाइन भी किया है तो कुछ पैसे मुझसे पे करा लिए, बट हाँ बात तो नहीं हो कोई पाई दिक्कत आप नहीं लोग सर, एक बार से। चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप कर दो, मैं यहाँ से आपकी कंसल्टेशन अलाइन करवा देती हूँ। मैम मैंने कर दिया चैट बॉक्स में। हाँ अपना नाम और नंबर अपना चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है? थैंक यू मैम। चलो ठीक है सर, ऑल राइट। ओके अभी जितने भी पेशेंट्स रह गए हैं, क्योंकि सारे पेशेंट्स देखना इम्पॉसिबल है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जितने भी पेशेंट्स रह गए हैं, अभी डॉक्टर मेघनाथ ने भी आपको एक नंबर बताया था 7710371037। इस नंबर पे अब पेशेंट की जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो आप शेयर करेंगे, 1 मिनट की ऑडियो कि पेशेंट को क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या दिक्कत आ रही है, एंड एक चलते फिरते की वीडियो एंड एक टंग की फोटो, वो आपको भेजनी है। हम यहाँ से आपकी हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो हम आपकी वीडियो कंसल्टेशन करवा के जो भी बेस्ट पॉसिबल रहेगा वो हम करवाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए जितने भी आपको जूसेस, जितने भी काढ़े बताए हैं, आप वो फॉलो करते रहिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ओम आरोग्यमस्तु। Hmm.